उत्तर में रॉक और दक्षिण में सैंड अपैरिशन। ये दोनों एसएस रैंक के राक्षस अन्य एसएस रैंक के राक्षसों से बहुत अलग हैं क्योंकि इनका पौराणिक दर्जा जुड़ा हुआ है। इनकी शक्ति के करीब एकमात्र एसएस रैंक का राक्षस पराजित रक्तपिपासु क्रिम्सन टाइगर होगा। दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस पर ध्यान दें क्योंकि दोनों ही मुकाबले बहुत दिलचस्प थे क्योंकि इसमें शामिल होने वाले लोग भी शामिल थे। उत्तर की ओर रूस, जर्मनी, फिलीपींस और स्वीडन की राष्ट्रीय टीमें रॉक के खिलाफ थीं। दक्षिण की ओर जापान, यूक्रेन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय टीमें सैंड अपैरिशन के खिलाफ थीं। उत्तर दिशा में लड़ाई असल में रॉक को जकड़े रखने की है ताकि वह उड़ न जाए। रॉक को जकड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति है। उसकी जंजीर रॉक को जमीन पर जकड़े हुए है क्योंकि उसने हैंडल को जमीन में दबा दिया है, जबकि अनास्तासिया ने उसे सुरक्षित रखने के लिए धरती को मजबूत करने वाले जादू का इस्तेमाल किया है। रॉक का दाहिना पंख भले ही फ्रे के भाले से छिद गया हो, लेकिन यह महान पक्षी अभी भी इसका इस्तेमाल करके उड़ने की कोशिश कर सकता था। उसके दाहिने पंख का घाव उसकी सहज शक्ति से धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा था। श्वेतों को एसएस रैंक के राक्षस से और ज्यादा नुकसान सहने की जरूरत थी ताकि वह उस पर जानलेवा हमला कर सके, लेकिन अपोलाकी उसे नुकसान सहने से रोक रहा है। श्वेतों को समझ नहीं आ रहा था कि अपोलाकी ये जानबूझकर कर रहा है या महज इत्तेफाक, लेकिन ये बात उसे परेशान कर रही थी। जब रॉक अपनी चोंच से श्वेतों पर हमला करता तो अपोलाकी अचानक उसकी गर्दन के पीछे आ जाता और अपने काम्पिलन से वार करता। रॉक दर्द से आंखें सिकोड़ लेता क्योंकि उसकी कमजोरी उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में ही है। फ्रे ने ये देखा और तुरंत समझ गई कि अपोलाकी क्या कर रहा है। उसने भी वैसा ही किया, लेकिन वह रॉक पर आसानी से नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि वह उसे हिलाकर दूर ले जा सकती थी। उसने रॉक पर सवार रहने के लिए भाले से उसकी पीठ में छेद करने की भी कोशिश की, लेकिन यह उसके अनुमान से ज्यादा मुश्किल था। उसे नहीं पता कि अपोलाकी असल में रॉक को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जर्मन टीम के सदस्य जो अभी अभी पहुंचे हैं वे हैं आइस और शुट्स, क्योंकि वे रॉक के क्षेत्र में सबसे नज़दीक थे। उन्होंने दूसरों पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें बस उस राक्षस को उड़ने से पहले ही खत्म करना था। इस मामले में आइस सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसका मुख्य तात्विक हमला बर्फ है, जो उड़ने वाले उन राक्षसों के लिए एक बड़ा खतरा है जो ठंडे खून वाले नहीं हैं। ईस ने ब्लिज़ार्ड नामक एक क्षेत्र मंत्र का प्रयोग करके नक्शे के पहले से ही ठंडे उत्तरी भाग को सचमुच बर्फीले स्वर्ग में बदल दिया। इससे श्वेतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि वह वास्तव में उत्तर दिशा से आने वाली मानव जाति से है, जिसका अर्थ है कि उसने शीत प्रतिरोध निष्क्रिय कौशल को इतने उच्च स्तर तक प्राप्त कर लिया है कि वह ठंडे तापमान को नज़रअंदाज कर सकता है। शुट्स को छोड़कर बाकी सभी, जिन्हें आइस के साथ एक समूह में होने के कारण फ्रॉस्ट जायंट का आशीर्वाद प्राप्त है, ठंडे वातावरण में रहने की थकान का अनुभव कर रहे हैं। अनास्तासिया ठीक है क्योंकि वह टेम्परेट नामक जीवन तत्व मंत्र का उपयोग करके खुद को गर्म कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे लगातार अपने कुछ मान का उपयोग करना पड़ता है। डुपे इस समय एक कोने में छिपी हुई है क्योंकि उसके मरते ही उसके जाल निष्क्रिय हो जाएंगे। उसे अपने जालों को सक्रिय करने के लिए जिंदा रहना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। उसने रॉक को एक निश्चित स्वास्थ्य सीमा तक पहुंचने पर मारने के लिए पहले से ही लगभग 30 जाल तैयार कर रखे हैं। ईस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। उसने युद्ध के मैदान को पहले से भी ज्यादा अराजक बना दिया है। डुपे ने कहा, तभी अचानक एक व्यक्ति उसके बगल में प्रकट हुआ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही रॉक के खिलाफ काफी नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हम ही उसे मार गिराएं, अपोलाकी ने कहा और एक बार फिर धुएं में गायब हो गया। बर्फ से भरे युद्ध क्षेत्र में लड़ाई जारी रही और रॉक के शरीर पर जख्मों के ढेर लगने से वह थकान के लक्षण दिखा रहा था। रॉक जिस योद्धा को सबसे ज्यादा मारना चाहता था वह एक अजीब तलवार पकड़े हुए योद्धा था जो उसकी चट्टान जैसी सख्त त्वचा को टोफू की तरह आसानी से काट रही थी। हर बार जब रॉक का ध्यान भटकता तो वह योद्धा उस पर एक जोरदार प्रहार करता। एक और परेशान करने वाली चीज है वह जंजीर जो इसे जमीन से जकड़े हुए है। अगर यह एक सामान्य जंजीर होती तो रॉक इसे आसानी से खींच लेता या तोड़ देता, लेकिन एक पौराणिक पक्षी भी किसी देवता द्वारा दी गई चीज को नहीं तोड़ सकता। अनास्तासिया जिस गहन ध्यान से इस पर ध्यान दे रही है उसकी वजह से जंजीर पहाड़ से भी जुड़ी हुई है। रॉक के हर जोरदार झटके के साथ उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रॉक को आखिरकार बहुत गुस्सा आ गया और उसने फैसला किया कि उसे बच निकलने के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। अपने जख्मों से उबरने के बाद उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने उन सभी हमलावरों के चेहरों पर कब्जा कर लिया था जिन्होंने उस पर हमला किया था। रॉक का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर की गर्मी, जो कड़ाके की ठंड से कम हो गई थी, बढ़ने लगी। स्क्वावा! रॉक चिल्लाया, उसकी ताकत दोगुनी हो गई और उसके शरीर की गर्मी भी बढ़ गई क्योंकि अब वह ऊर्जा से भर गया था। अनास्तासिया की शक्तियों से जमीन में बंधी जंजीर आसानी से खींच ली गई जिससे अनास्तासिया के मुंह से खून निकल आया। अब चूंकि रॉक जमीन से बंधा नहीं है, वह आसमान में उड़ सकता है क्योंकि उसका दाहिना पंख कुछ हद तक ठीक हो गया है।
हालांकि इस प्रक्रिया में उसकी जान चली गई है, फिर भी वह अब भाग सकता है और बाद में अपना बदला लेने की योजना बना सकता है। वह बदला लेने से पहले अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहता था। रॉक ने नीचे खड़े लोगों को अहंकार भरी निगाहों से देखा और कहा, मैं अपना बदला लूंगा और ऐसा करते समय मैं तुम्हारे अंगों को फाड़ डालूंगा। रॉक आसमान में उड़ गया और खिलाड़ियों को आखिरी बार देखा, फिर उड़कर अपने जख्मों पर मरहम लगाने चला गया। श्वेतो ने एक बार फिर चेन बॉल को रॉक की गर्दन पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन एसएस रैंक के राक्षस ने अपने पंखों के फड़फड़ाने से पैदा हुई तेज हवा के जोर से उसे उड़ा दिया। आइस ने रॉक पर ऊपर बने जादुई घेरे से बर्फ के टुकड़े फेंककर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन रॉक के शरीर से टकराते ही बर्फ तुरंत पिघल गई। अब रॉक बर्फ के प्रभाव से अजेय है, लेकिन रॉक लड़खड़ाए बिना भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। फ्रे ने भी रॉक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसने पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि वह हवा में एक आसान निशाना है। अगर वह अपने पेगासस का इस्तेमाल भी करती है तो वह निश्चित रूप से एक असली उड़ने वाले राक्षस की रेत की थैली बन जाएगी। जैसे ही रॉक ने चींटियों को आखिरी बार तिरस्कार भरी नज़र से देखा, डुपे ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हवा में बिछाए गए उसके सारे जाल एक साथ सक्रिय हो गए। पहला जाल जो सक्रिय हुआ वह लॉक ऑन जाल था जिसने रॉक को निशाना बनाया था। अगले जाल, जिनकी संख्या 10-10 है, वे तत्व जाल हैं जो उसने खुद बनाए हैं। फ्लेम रिंग जाल, लाइटनिंग स्ट्राइक जाल, एक्वाटिक सोक जाल और एलिमेंटल रेसिस्ट डाउन जाल। उसे अपना सारा मैना 2 बार इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसे मैना पोशन इतने ज़्यादा पीने पड़े कि अब उसे उनसे लगभग एलर्जी हो गई है। सभी जाल जो संपर्क में आने पर सक्रिय होने वाले थे अब रॉक को निशाना बना रहे हैं। इससे जालों से होने वाला नुकसान कम हो गया है, लेकिन अब उन्हें पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, जो लंबी दूरी की लड़ाई के लिए बहुत अच्छा है। रॉक को प्रभावित करने वाला पहला जाल एलिमेंटल रेसिस्ट डाउन जाल है, जिसने इससे प्रभावित लोगों पर -5% एलिमेंटल रेजिस्टेंस के 10 स्टैक लगाए। चूंकि अब इसकी मारक क्षमता लंबी है, इसलिए प्रत्येक जाल ने रॉक के मौलिक प्रतिरोध को 3% तक कम कर दिया। फिर भी तात्विक प्रतिरोध में 30% की कमी रॉक को, जो अभी भी आकाश में ऊंचा और शक्तिशाली उड़ रहा है, भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। पहला प्रकार का तात्विक जाल जो उस पर लगा वह था फ्लेम रिंग ट्रैप, जिसने आग के छल्लों को उत्पन्न किया और उसके शरीर को हवा में ही रोके रखा। ये लक्ष्य पर पड़ने वाले हर सेकंड में अग्नि क्षति भी पहुंचाता है। कम तात्विक प्रतिरोध के कारण रॉक ज्वाला वलय जाल के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। जाल की वजह से उसके खूबसूरत पंख झुलस गए, जिससे एक्वाटिक सोक जाल सक्रिय हो गया और रॉक को ऐसे पानी से नहलाया जिसमें ढेर सारे अशुद्ध कण थे। इसका मतलब है कि जिस पानी से उस पर छिड़काव किया गया था उसमें खनिज थे, न कि सिर्फ शुद्ध पानी जिसे जादू आसानी से बना सकता था। दरअसल डुपे को इस जाल के लिए इस्तेमाल किया गया पानी दलदली जमीन से निकालना पड़ा। रॉक अब अशुद्ध पानी से भीग चुका है और आग के धधकते छल्लों में कैद है। बिजली के सभी जाल सक्रिय हो गए हैं और शक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन डुपे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने एक कौशल को सक्रिय कर दिया है जो उसने 200वें स्तर पर पहुंचने पर हासिल किया था। ट्रैप मास्टर आर्ट्स संयोजन। डुपे ने कहा कि एक कौशल का उपयोग करने से उसका 50% मैना खत्म हो गया। बिजली के सभी प्रहार एक विशाल जाल में बदल गए जो रॉक के ऊपर प्रकट हुआ। रॉक को अचानक लगा कि उसकी जान खतरे में है और उसने अपनी सेहत की कीमत पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उसने अपनी सारी पवन ऊर्जा इकट्ठी की और प्रचंड हवाओं से बनी एक ढाल बनाई। सभी संयुक्त बिजली के जाल एक बिंदु पर एकत्रित होकर रॉक पर गिर पड़े। इससे उत्पन्न पवन कवच ने कुछ बिजली को तितर-बितर तो कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से बिजली से रक्षा नहीं कर सका क्योंकि डुपे ने जिस कला का इस्तेमाल किया था वह उसके द्वारा संयोजित जालों के नुकसान को बढ़ा सकती है। बिजली गिरने से रॉक दर्द से चीख उठा क्योंकि उसका शरीर अब आसमान से गिर रहा था। कमजोर तात्विक प्रतिरोध और उसमें भीगे हुए अशुद्ध पानी ने बिजली के हमलों के प्रति उसके प्रतिरोध को काफी कम कर दिया था। बिजली के हमले से हुए जबरदस्त नुकसान से रॉक नीचे गिर गया और वहां मौजूद खिलाड़ियों को लगा कि इस वजह से उनके पास उस जानवर को मारने का मौका है। अचानक रॉक के ऊपर भूतिया तलवारें प्रकट हुईं और वह नीचे गिरता रहा। इन भूतिया तलवारों पर अलग अलग नक्काशी थी, लेकिन सभी पर एक जैसी नक्काशी थी। अपोला की अचानक आकाश के ऊपर प्रकट हुए और अपना कामपिलन हवा में ऊंचा उठाए हुए थे। आकाश में फैली भूतिया तलवारें अचानक कामपिलन में विलीन हो गईं और वह एक ऐसे रूप में बदल गया जो सभी तलवारों का संयोजन था। भूतिया तलवार परेड, आत्मा ब्लेड वध, अपोलाकी ने कहा जब वह रॉक के शरीर पर टूट पड़ा। रॉक ने अपोलाकी को देखा और उसकी आंखें उस योद्धा के प्रति प्रतिशोध से भर गईं जिसने उसे लहूलुहान कर दिया था। अपोलाकी ने फिर अपनी तलवार रॉक के सीने में गहराई तक भोंक दी और उस पौराणिक पक्षी को लगा जैसे तलवार के जोर से उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो रही है। जैसे ही अपोलाकी ने रूपांतरित तलवार को रॉक के सीने में भोंका, रॉक के भीतर से अचानक अनगिनत भूतिया तलवारें फूट पड़ीं। अपोलाकी के हमले से रॉक का पूरा शरीर स्तब्ध रह गया क्योंकि उसकी आत्मा ही क्षतिग्रस्त हुई थी।
रॉक का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा और अपोलाकी ने अपने कौशल से उसे नष्ट कर दिया और वह प्रकाश कणों में बदल गया। रॉक के अंदर लगाए गए क्रिस आखिरकार जमीन पर प्रकट हो गए और रॉक का शरीर प्रकाश कणों में बदल गया। अपोलाकी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी क्योंकि उसकी योजना सफल हुई। मैच की शुरुआत में ही उन्होंने रॉक के शरीर में क्रिस लगाकर जीत पक्की कर ली थी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो घोस्टली स्वॉर्ड परेड स्पिरिट ब्लेड कलिंग कौशल सक्रिय नहीं होता। रॉक को फिलीपींस की राष्ट्रीय टीम ने मार गिराया है। उन्हें एसएस रैंक के राक्षस को मारने के लिए समान अंक दिए जाएंगे। बधाई हो। रॉक का शरीर गायब हो गया और प्राचीन लेखन में बदल गया, जैसा कि सभी पराजित एसएस रैंक राक्षसों के साथ हुआ था। एक आपदा जिसके 2 सिर हैं। अपोलाकी ने प्राचीन लेखों से समझे गए वाक्य को पढ़ते हुए बुदबुदाया। बाकी टीमें निराश थीं कि वे रॉक को खत्म नहीं कर पाए। वे वाकई हैरान थे कि एक राक्षस जिसका स्वास्थ्य प्रतिशत 30 या उससे ज्यादा था, सिर्फ इतने से ही मर गया। अपोलाकी ने जो कौशल इस्तेमाल किया वह दरअसल एक नुकसान पहुंचाने वाला कौशल है जो चिन्हित दुश्मन को मिले सभी संचित नुकसान को जमा कर देता है। जैसे ही उसने रॉक के अंदर क्रिस लगाया, उसने जीत पक्की कर ली। हालांकि ये किसी ऐसे दुश्मन के लिए कारगर नहीं होता जिसकी आध्यात्मिक समझ बहुत ऊंची हो। यही वजह है कि अपोलाकी ने इस कौशल का इस्तेमाल खून के भूखे क्रिम्सन टाइगर पर नहीं किया, क्योंकि उसे तुरंत ही अपनी आत्मा में कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता। अपोलाकी और डुपे की टीमवर्क ने भी इस क्षेत्र को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। अब वे उस खिलाड़ी के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हैं जिसने दूसरे इवेंट में एमवीपी का खिताब जीता था। उन्हें लगा था कि वे उसे पीवीपी सेटिंग में आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन जाल इस्तेमाल करने में उसका कौशल लगभग किसी जादूगर के स्तर का है। दरअसल ड्यूपे ने इस बात पर बहस की थी कि उसे जादूगर का किरदार चुनना चाहिए या स्काउट का। आखिरकार उसने बाद वाले को चुना, लेकिन एक ऐसा जॉब क्लास ढूंढने में कामयाब रही जिसमें दोनों गुण मौजूद थे। अपोलाकी और ड्यूपे ने प्राचीन लेखन देखते ही तुरंत वहां से चले गए क्योंकि उन्हें और अंक जुटाने थे। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय टीम दलदली क्षेत्र में सभी एसएस रैंक और एस रैंक राक्षसों को मारने के कारण वर्तमान में स्कोर में सबसे आगे है। तेज हवाओं और विशाल चोटियों वाले पर्वतीय क्षेत्र की भव्यता कम होने लगी है क्योंकि एसएस रैंक राक्षस पहले ही मर चुका है। तेज हवाएं अब इतनी हल्की हो गई थीं कि घास के तिनके भी नहीं गिरा सकती थीं। विशाल और भव्य दिखने वाली चोटियां अपनी भव्यता खोने लगी, मानो किसी चीज ने उन्हें बदसूरत बना दिया हो। एसएस रैंक के राक्षस के मरते ही उत्तरी क्षेत्र के राक्षस भी तितर-बितर हो गए। क्या हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए? अनास्तासिया ने निराश श्वेतो से पूछा। अगर हम अभी शुरू करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें यहाँ एस रैंक के राक्षसों को मारना चाहिए। लगता है उन्होंने एस रैंक के राक्षसों को नहीं मारा, बल्कि एसएस रैंक के राक्षसों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। श्वेतो ने कहा, जब वे दोनों पहाड़ी क्षेत्र में एस रैंक के राक्षसों की तलाश कर रहे थे। बाकी टीमों ने अपने साथी क्रिस्टल निकाले और अपने घोड़ों को बुलाया। वे कम से कम आखिरी एसएस रैंक वाले राक्षस को मारने और चुराने का मौका पाने के लिए पर्याप्त समय चाहते थे। उनमें से कुछ ने अंक पाने के लिए बसे रैंक वाले राक्षसों की तलाश की क्योंकि उन्हें पता था कि रेगिस्तान में एसएस रैंक वाला राक्षस इस समय तक मर चुका होगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने एसएस रैंक के राक्षसों से निपटने में अपने विरोधियों के समय को बहुत कम आंका है। उन्होंने सोचा था कि एसएस रैंक के राक्षस को मारना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे सब मिलकर काम करें जैसा कि वे अभी कर रहे हैं तो यह वास्तव में आसान है। रेत का ऑपरेशन किसी भी तरह से आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, भले ही वे रेत के बवंडर के बीच तैरती लाल कोर की कमजोरी साफ देख सकते हों। रेत का ऑपरेशन एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की इच्छाओं, विचारों और डर का इस्तेमाल करता है। रेत प्रेत की असली शक्ति तब प्रकट हुई जब उसके आसपास बहुत से लोग आ गए। दूसरों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता सीमित है, लेकिन दूसरों के मन में छिपी चीज़ों का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता लगभग सर्वशक्तिमान है। रेत को अपने कैनवास के रूप में इस्तेमाल करते हुए रेत प्रेत ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनसे उसके आसपास के लोग बहुत डरते हैं। ये डर असल में सिर्फ गेम तक ही सीमित है क्योंकि डेवलपर्स बेशर्मी से किसी के जख्मों को असल दुनिया से उजागर नहीं करेंगे। शुरुआत में तो यह महिला जिन थी, लेकिन अगली चीज़ जो प्रकट हुई वह एक ड्रैगन था जिसने यूक्रेन टीम के बाकी सदस्यों के साथ वेपर के रूप को भी दूर फेंक दिया। वेपर को ड्रैगन का चेहरा अच्छी तरह से पता है क्योंकि वह इस ड्रैगन को ड्रैगन प्रजाति के सबसे शर्मनाक जीवों में से एक मानता है। ये ड्रैगन लोलुपता के ड्रैगन की संतानों में से एक है, जिसने न केवल निम्न प्रजातियों को बल्कि अपनी प्रजाति को भी खा लिया। किसी खिलाड़ी के मन में यह डर अंकित होने का मतलब है कि वह उसकी कब्र पर गया होगा। वेपर जानता था कि यहाँ इस ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि उसने इससे लड़ते हुए अपनी जान गंवाई होगी। सौभाग्य से सैंड ऑपरेशन के रेत के भ्रम में एक अलग ही कमजोरी है। जो प्राणी रेत के भ्रम में बदल जाते हैं वे पीड़ित के विचारों के अधीन होते हैं। इसका मतलब है कि इन रेत के भ्रमों द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमताएं उन लोगों तक सीमित होती हैं जिन्हें उनका सामना करना पड़ा है।
ये भ्रम मूल भ्रमों जितने शक्तिशाली भी नहीं होते, लेकिन लगभग असीमित होते हैं। वेपर का रूप तब प्रकट हुआ जब उसने एक अवरोध खड़ा किया जो उन्हें रेत के अजगर के हमले से बचाता था। रेत के भ्रम अलग अलग गुणों और जीवों के होते हैं। कुछ रेत के भ्रम तो शुरुआती गांव जेनेसिस के राक्षसों जैसे भी होते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआती गांव के राक्षसों के यहाँ होने के लिए किसी एक खिलाड़ी को शुरुआती गांव में एक भयानक अनुभव होना चाहिए। रेत प्रेत द्वारा प्रयुक्त भय की परिभाषा एक व्यापक शब्द है, क्योंकि यह केवल वही हो सकता है जो उन्हें पसंद नहीं है या जो उन्हें एक पल में मार डाले। चूंकि रेत प्रेत पूरी तरह से स्वतंत्र विचार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने अपने आसपास के जीवों से जो कुछ भी ग्रहण किया उसका प्रयोग किया। रेत के भ्रमों की एक सेना अब प्रतियोगियों के सामने खड़ी है क्योंकि वे रेत के प्रेत के लाल कोर पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। वायु ही वह है जो लाल कोर के सबसे करीब पहुंच गया क्योंकि उसने अपने कटाना से उसे काट डाला। अदृश्य हवा में कदम रखते हुए उसका रूप किसी महाशक्तिशाली समुराई जैसा लग रहा था। अर्धवायु तत्व होने के नाते वायु हवा के प्रवाह का अनुमान लगा सकता था और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंचने के लिए एक बेहतरीन मौके के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। रेत का प्रेत भी इससे अलग नहीं है क्योंकि वह रेत के भ्रम पैदा करने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज है। उसे बस उस समय मुश्किल हुई जब ड्रैगन रेत का भ्रम लड़ाई में शामिल हुआ। भले ही ड्रैगन रेत से बना हो और मूल ड्रैगन की नकल मात्र हो, फिर भी उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो असली ड्रैगन की नकल हो। अच्छी खबर यह है कि ड्रैगन बनाते ही रेत के प्रेत ने रेत के और भ्रम पैदा करना बंद कर दिया। वह अपनी रचनाओं को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता तक पहुंच गया होगा। हालांकि रेत के भ्रमों की संख्या कम नहीं हो रही है क्योंकि जैसे ही किसी एक रेत के भ्रम को काटा जाता है, तुरंत एक नया भ्रम पैदा हो जाता है। डेवलपर्स जानबूझकर किसी राक्षस को इतना शक्तिशाली नहीं बनाते जब तक कि उसमें कोई कमजोरी न हो। खिलाड़ियों ने जल्द ही देखा कि जब भी वे किसी सामान्य छोटे आकार के रेत के भ्रम को हराते हैं, तो रेत के प्रेत का स्वास्थ्य 0.01% कम हो जाता है। रेत का भ्रम जितना बड़ा होता है, राक्षस का स्वास्थ्य उतना ही कम होता है। एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें केवल रेत के प्रेत को हराने के लिए कई रेत के भ्रमों को हराना होगा। यह अच्छा नहीं है क्योंकि वे दूर जाकर दूसरे राक्षसों का शिकार करना पसंद करते हैं। वे केंद्र पर निशाना साधना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन रेत का भ्रम मूल रूप से उसे दुश्मनों से बचा रहा है। वेपर का पहलू भी आसानी से उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि वह भी अपनी कुछ ताकत बचा रहा है। सेर्सी ने जो आह्वान किया वह 50% स्वास्थ्य और 90% मन का आह्वान था, जिसका अर्थ है कि उसके पास वास्तविक दुनिया में असीमित समय है। लेकिन अगर सेर्सी मर जाती है या वेपर का पहलू मर जाता है, तो वह मुक्त हो जाएगा। वेपर का पहलू सेर्सी की रक्षा भी कर रहा है क्योंकि रेत में सांप छिपे हो सकते हैं। सेर्सी भी यह जानती है, इसलिए उसकी टीम का एक सदस्य हमेशा उसके साथ रहता है। तभी रेत के प्रेत के ऊपर और नीचे अलग अलग तत्वों के 2 बड़े मंत्र बनते दिखाई देते हैं। उसके ऊपर दिखाई देने वाले जादुई घेरे में हिम तत्व समाहित था, जबकि उसके नीचे बने जादुई घेरे में अग्नि तत्व समाहित था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने मंत्र का प्रयोग किया था और देखा कि मलिन हवा में तैर रही है और उसकी आंखें प्रकाश से सफ़ेद हो रही हैं। वे उसे रोकना चाहते थे क्योंकि वह रेत के प्रेत को मार सकती थी, लेकिन उसकी रक्षा पेंड्रागन कर रहा था जो उसके ठीक नीचे खड़ा था। मलिन की ओर एकत्रित हो रहे विशाल मान को क्षेत्र में हर कोई महसूस कर सकता था। वह इस समय 2 बड़े पैमाने पर शक्तिशाली विरोधी तत्वों के मंत्रों का प्रयोग कर रही है। वह जिन 2 मंत्रों का प्रयोग कर रही है, उन्हें हेल रेन और इन्फर्नो कहा जाता है। ओलावृष्टि नामक मंत्र एक उच्चस्तरीय मंत्र है जो बर्फीले तूफान में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से भरे एक बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। यह उस क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे कर देता है, जिसका अर्थ है कि इस मंत्र के प्रभाव में आते ही जीव जम जाएंगे। इन्फर्नो नामक मंत्र ओलावृष्टि के विपरीत है क्योंकि यह क्षेत्र को लगभग 1000 डिग्री के तीव्र प्रहार से नष्ट कर देता है। इस मंत्र के दुष्प्रभाव के रूप में क्षेत्र में राख के अलावा कुछ नहीं बचता। यह अग्नि जादू में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मंत्र है क्योंकि यह बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा को भी नष्ट कर देता है। ओलावृष्टि पहला मंत्र है जो गर्म रेगिस्तान में तापमान में अचानक गिरावट के साथ सक्रिय हुआ। रेत का प्रेत इस हमले से बच नहीं सका क्योंकि वह अपनी जगह पर जड़ जमा चुका था। एक बार रेत के भ्रम का प्रयोग करने के बाद वह तब तक किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता जब तक कि वह रेत के कणों को अपने शरीर में वापस न ले ले। यही कारण है कि रेत प्रेत एक शक्तिशाली राक्षस होने के बावजूद पश्चिमी महाद्वीप पर कब्जा नहीं कर सकते। रेत के अपैरेशन का शरीर बर्फ की एक परत से ढकने लगा। चूंकि रेत का अपैरेशन कम तापमान वाले क्षेत्र में नहीं रहता, इसलिए बर्फ तत्व वाले किसी जादू के प्रभाव से रेत के अपैरेशन को भारी क्षति पहुंच रही है। यह अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि उसे मार सके, क्योंकि रेत के अपैरेशन का स्वास्थ्य निष्क्रिय अवस्था में किंगवेल जितना ही है। ओलावृष्टि के बाद ऊपरी स्तर के बर्फ मंत्र के प्रभाव में आने के लगभग 1 मिनट बाद ही अगला मंत्र इन्फर्नो सक्रिय हो गया। जैसे ही इन्फर्नो मंत्र फूटा, रेत के अपैरेशन के नीचे की रेत पिघलकर गर्म कांच में बदलने लगी।
आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा और रेत के अपैरेशन को घेर लिया। दोनों टकराने वाले चरम तापमान ठीक से स्थिर नहीं हो पाए क्योंकि मलिन का शुरू से यही इरादा नहीं था। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि वे ही सैंड अपैरेशन को मार सकें। बड़े विस्फोट से धुआं उठा जिसने पूरे इलाके को ढक लिया और उन्हें नहीं पता कि अब सैंड अपैरेशन की क्या स्थिति है। यहाँ तक कि वेपर के पहलू को भी दो महान मंत्रों के प्रभाव में पीछे हटना पड़ा क्योंकि अगर वह पकड़ा जाता तो शायद इन दोनों मंत्रों से बच नहीं पाता। कुछ खिलाड़ियों ने स्थिति का फायदा उठाकर बॉस पर गोता लगाने की कोशिश की, जबकि दोनों मंत्र उस पर असर कर रहे थे, लेकिन वे सभी मर गए क्योंकि उनके शरीर दो अत्यधिक तापमानों से टुकड़े टुकड़े हो गए। धुआं छट गया और सभी देख सकते थे कि रेत के अपैरेशन का पूरा शरीर या तो टूटा हुआ कांच है या फिर कांच। ऐसा लगता है कि लाल कोर के चारों ओर घूमती रेत दो ऊपरी स्तरों के जादू के तापमान में बदलाव का आसानी से सामना नहीं कर पाए। रेत के अपैरेशन का लाल कोर अब मंद मंद चमक रहा है क्योंकि उसे काफी नुकसान पहुंचा है। जादू में फंसे रेत के भ्रम या तो कांच में बदल गए या विस्फोट के कारण टूट गए। खिलाड़ियों ने ये देखा और सोचा कि यह एक मौका है, लेकिन वेपर के रूप ने सेर्सी और उसकी टीम के सदस्यों को भागने के लिए कहा। फिर उसने मलिन की ओर इशारा किया और सेर्सी को बताया कि उस कुशल जादूगर ने असल में क्या किया था। हम पीछे हटेंगे, उसने पहले ही इलाके को विस्फोट जादू से भर दिया है। अगर हम उसकी चपेट में आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे। वह वास्तव में एक राक्षस की वंशज है क्योंकि केवल वे ही आर्केन सीरीज न्यूक्लियर स्ट्राइक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपर का रूप तब प्रकट हुआ जब वह सेर्सी को इलाके से दूर ले जा रहा था। खिलाड़ी यह नहीं देख पा रहे थे कि मलिन ने असल में एक साथ 3 अलग अलग मंत्र इस्तेमाल किए थे। 4 मंत्र, अगर आप उस मंत्र को भी गिने जो उसने खुद पर इस्तेमाल करके ये भ्रम पैदा किया कि उसने अपना आधा ही मन कम किया है, जबकि असल में एक ही समय में 3 मंत्र इस्तेमाल करने से उसका सारा मन खत्म हो गया था और उनमें से एक न्यूक्लियर स्ट्राइक मैजिक नामक विनाशकारी श्रेणी का मंत्र था। रेगिस्तानी इलाके के बादलों के ऊपर 10 मीटर के घेरे के आकार का एक सघन जादुई घेरा दिखाई दे रहा था। ये जादुई घेरा हेल रेन और इन्फर्नो जैसे मंत्रों के शुरू होने से भी पहले से शक्ति प्राप्त कर रहा था। मलिन ने सबसे पहले इसी जादू का इस्तेमाल किया और फिर बाकी 2 मंत्रों का जाप किया। रेत प्रेत के हमलों से अब तक लगभग 40% स्वास्थ्य बचा है। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि राक्षस अपनी जगह से न हिले, वरना वह चूक जाएगी। आर्केन श्रृंखला के मंत्र आसानी से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि वे बहुत अधिक मन की खपत करते हैं और यहाँ तक कि जादूगर को भी कमज़ोर कर देते हैं। बहुत बुरी बात है कि वे इससे प्रभावित होंगे, मलिन ने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने अन्य टीमों के मूर्ख खिलाड़ियों को देखा जो सैंड अपैरेशन को खत्म करने की कोशिश करने के लिए आए थे। कुछ सेकंड बाद आसमान अचानक चमकने लगा और आसमान से एक तेज रोशनी की किरण उतरी। ये तेज रोशनी रेत के अपैरेशन की ओर उतरी क्योंकि वही उसका निशाना था। जिन खिलाड़ियों ने इसे देखा वे बचने की कोशिश भी नहीं कर पाए क्योंकि हमला प्रकाश की गति से हुआ और रेत के अपैरेशन के लाल कोर को भेद दिया, जो वास्तव में काफी मजबूत है। फिर प्रकाश की किरण जमीन से टकराए और गुंबद के आकार में फैलने लगी। उस क्षेत्र में मौजूद खिलाड़ी प्रकाश की किरण में समा गए। उन्हें जरा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि सफ़ेद रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके तुरंत उनकी जान ले ली। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय टीम ने सैंड अपैरेशन को मार गिराया है। उन्हें एसएस रैंक के एक राक्षस को मारने के लिए समान अंक दिए जाएंगे। बधाई हो, यूनाइटेड किंगडम की टीम ने प्रतियोगियों को पूरी तरह से धूल चटा दी क्योंकि आर्केन सीरीज न्यूक्लियर स्ट्राइक मैजिक से प्रभावित क्षेत्र में कुछ भी नहीं बचा था। जब तेज रोशनी बंद हुई तो रेगिस्तान के बीच में केवल एक विशाल छेद दिखाई दे रहा था। वे प्राचीन अक्षर भी दिखाई दे रहे थे जो हर बार एसएस रैंक के राक्षस को हराने पर दिखाई देते थे। रेत के तूफानों से भरा रेगिस्तान आखिरकार शांत हो गया और चिलचिलाती गर्मी भी कम हो गई। रेगिस्तान खाली हो गया और रेगिस्तान में बचे खुचे राक्षस भी तितर बितर हो गए। प्राचीन लेखन काफी देर तक हवा में रहा, जो अजीब है क्योंकि आमतौर पर कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। फिर दूसरे खिलाड़ियों ने आकाश की ओर इशारा किया कि हर क्षेत्र के ऊपर प्राचीन लेख तैर रहे हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों से प्राचीन लेख अचानक मध्य क्षेत्र की ओर एकत्रित हो गए। सभी प्राचीन लेख जंगल क्षेत्र की ओर उड़ गए और आपस में मिलकर एक अनुच्छेद पूरा कर दिया। पूरा नक्शा अचानक हिल गया जब एक बूढ़े आदमी की गूंजती हुई आवाज़ पूरे नक्शे में गूंज उठी। यह आवाज़ प्राचीन लेखन से आ रही थी, लेकिन खिलाड़ियों को लगा कि वे वास्तव में टेलीपैथी के जरिए यह आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि वे इसे अपने दिमाग में सुन सकते हैं। उस राक्षस से सावधान रहो जो गहराइयों से आता है, वह प्राणी जो पाताल और संसार से आने वाले विष और ज्वाला से उत्पन्न होता है। एक सिर संसार को खंडित करता है जबकि दूसरा संसार को बर्बाद कर देता है। एक विशाल भूमि में जहां प्रकृति के 5 अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं, मैंने 5 महान प्राणियों के बलिदान से उसे सील कर दिया। इस डर से कि कहीं ये 5 महान प्राणी किसी और के हाथों मारे न जाएं, मैंने अपने शरीर में मौजूद प्राणशक्ति से उन्हें सील कर दिया।
जिस दिन ये 5 महापुरुष गिरेंगे उसी दिन संसार भी गिर जाएगा, क्योंकि गहराइयों से विपत्ति जाग उठेगी और मैं उसे रोकने के लिए कभी नहीं रहूंगा। यहाँ इस वृद्ध ऋषि की आवाज़ है, सावधान रहो कि तुम क्या छोड़ सकते हो। हर खिलाड़ी ने उस बूढ़े ऋषि की चेतावनी भरी आवाज़ सुनी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में अचानक एक बहुत तेज भूकंप आया। जंगल में एक गड्ढा खुल गया जिसने पूरे फीके जंगल को निगल लिया। फिर उस गड्ढे से भारी मात्रा में मैग्मा निकला और उसमें से अचानक एक विशाल राक्षस निकलने लगा। खिलाड़ी गड्ढों से निकलते राक्षस को देख तो नहीं पाए, लेकिन उसके दबाव को महसूस कर पाए। गड्ढों से अचानक 2 सिर निकले और इतनी तेज दहाड़ लगाई कि पूरा इलाका कांप उठा। आप ड्रैगन रोआ से प्रभावित हुए हैं। सभी आंकड़े अनिश्चित काल के लिए 10% कम कर दिए गए हैं। पाताल लोक की गहराइयों से जन्मा एक राक्षस सतह पर आ गया। एक शरीर और 2 सिर वाला एक अजगर, हरे और लाल रंग के मिश्रित शल्कों वाला एक शरीर जो बिना किसी प्रकाश के भी चमक रहा था। 100 मीटर ऊंचा एक ऐसा शरीर जिसकी आकृति इतनी प्रभावशाली थी कि आपको यकीन हो जाएगा कि किसी देवता को भी इसे लड़ना मुश्किल होगा। वह यहाँ क्या कर रहा है? वेपर का चेहरा सदमे में था। वेपर का पहलू जानता है कि वह राक्षस क्या है, क्योंकि वह राक्षस केवल नर्क में ही एक शैतान देवता के प्रिय पालतू जानवरों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। वह शैतान देवता हमेशा से उस 2 सिर वाले अजगर से प्यार करता था और जब भी शैतान देवता इकट्ठा होते तो उसे अपनी सवारी के रूप में सवार करता। राक्षस 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन एसएसएस रैंक राक्षस। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का विशाल आकार देखकर सभी खिलाड़ी दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह लगभग किंगवेल जितना ही बड़ा है। इसके दोनों सिर विचार करने में सक्षम हैं और प्रत्येक अलग अलग चीजें उगलता है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर का दाहिना सिर जहरीला कोहरा उगलता है जो जिस किसी चीज को छूता है उसे पिघला सकता है। जहरीले कोहरे में विस्फोटक गुण भी होते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील धुएं से बना होता है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर का बायां सिर नरक के गड्ढों से आने वाली आग उगलता है। बाएं सिर से निकलने वाली आग कोई साधारण आग नहीं है, बल्कि नरक की आग है। सामान्य लपटों को पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन नरक की आग को केवल पवित्र लपटों या पवित्र जल से ही बुझाया जा सकता है। इसका एक विशेष प्रभाव यह भी होता है कि यह प्रभावित व्यक्ति की आत्मा को जला देती है। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन अंततः गड्ढों से पूरी तरह बाहर निकला और गर्व से अपने पंख फैलाकर एक और दहाड़ लगाए। आप ड्रैगन रोआ से प्रभावित हुए हैं। सभी आंकड़े अनिश्चित काल के लिए 10% कम कर दिए गए हैं। एक और दहाड़ एक और डिबफ के साथ आई जिसे सामान्य तरीकों से साफ नहीं किया जा सकता। प्रतियोगियों में से एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में डिबफ को साफ कर सकती है वह है अनास्तासिया, और उसे भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार है जब उसने अपने शुद्धिकरण कौशल को विफल होते देखा है। उसने पहले ही इसे अधिकतम कर लिया है और अपनी नई नौकरी वर्ग के साथ और भी मजबूत हो गई है, लेकिन वह भी आधे समय में विफल हो जाती है। खिलाड़ियों ने आंकड़ों में कमी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि मरने पर ये गायब हो जाएंगे। उन्हें बस 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के खिलाफ पहले ही मुकाबले में मरना है। उन्हें नहीं पता था कि एसएसएस रैंक वाले राक्षस के इलाके तक पहुंचना ही इतना मुश्किल काम है। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति में हैं। आप ड्रैगन भय से प्रभावित हैं। जादुई मंत्रों के काम न करने की 30% संभावना है। तीसरे राउंड में सभी के लिए ये पहली बार है जब वे एक असली ड्रैगन के सामने हैं जो अपना दबाव डाल रहा है। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग खिलाड़ी भी, जो आमतौर पर अपने द्वारा सेवा किए गए ड्रैगन्स के पास जाते हैं, वास्तव में ड्रैगन के डर से प्रभावित होते हैं, जबकि उनके शरीर में ड्रैगन का खून मौजूद है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन ने अचानक गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि उसके सामने का क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने अपने दोनों सिरों से जोरदार सांस ली। कुछ ही सेकंड बाद जहरीले कोहरे और नरक की आग की एक धारा ने उसके सामने के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। दलदली भूमि का आधा हिस्सा जहरीले दलदल में बदल गया, जबकि समुद्र का आधा हिस्सा आग का सागर बन गया। अगर कोई खिलाड़ी लोगों को बताता कि उसने समुद्र को जलते हुए देखा है तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसने तो बस सामान्य बुद्धि को ही तार तार कर दिया है। तटीय क्षेत्र और समुद्र का आधा हिस्सा धधकती आग में जल रहा है। जहरीले धुएं और नरक की आग की चपेट में आकर जो राक्षस इधर उधर बिखरे हुए थे वे सब मर गए। सिर्फ राक्षस ही नहीं, बल्कि जिन खिलाड़ियों के पास बचने या भागने का समय नहीं था वे भी मर गए। सिर्फ एक सांस के वार से 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने जमीन बदल दी। खिलाड़ियों को अपने सामने वाले प्राणी के खिलाफ जीतने का आत्मविश्वास नहीं मिल रहा था। दरअसल कुछ खिलाड़ियों को लगा कि बचे हुए राक्षसों का शिकार करके वे जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन बदल गया। जब एसएसएस रैंक का राक्षस अपनी सांसों से हमला करता था तो बचे हुए आधे से ज्यादा राक्षस तुरंत मर जाते थे।
जो टीमें बचे हुए राक्षसों की मदद से अंतर कम करने की उम्मीद कर रही थी, वे अब अंदर ही अंदर रो सकती हैं क्योंकि अब उनके पास जीतने का एकमात्र मौका 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को हराना है। उन्होंने सोचा था कि यह एक असंभव काम है क्योंकि ड्रैगन की शारीरिक और जादुई दोनों तरह से मजबूत सुरक्षा होती है। खिलाड़ियों के पास 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर को मारने के लिए लगभग 3 घंटे बचे हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि उस भीमकाय को हराने के लिए ये काफ़ी नहीं है। जब हर खिलाड़ी को एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई देता है तो सभी की प्रेरणा लगभग खत्म हो जाती है और दर्शक भी इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर शेयर किया जाता है। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन, जो एक एसएसएस रैंक राक्षस है, पुनर्जीवित हो गया है। यदि एसएसएस रैंक वाला राक्षस इवेंट के अंत तक नहीं मारा जाता है तो सबसे अधिक योगदान देने वाली टीम को अंक प्राप्त होंगे। यदि 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को मार दिया जाता है तो उसे मारने वाली टीम को 1000 अंक दिए जाएंगे। यदि 62वें शैतान भगवान के 2 सिर वाले ड्रैगन को सम समय तक नहीं मारा जाता है तो सबसे अधिक योगदान अंक वाली टीम को 250 अंक से सम्मानित किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों का उत्साह कम हो गया था, उन्हें अचानक अपनी प्रेरणा में ज़बरदस्त इजाफा महसूस हुआ क्योंकि अब उनके पास इस प्रतियोगिता को जीतने का मौका है। आखिरी कुछ पल अब इस प्रतियोगिता के निर्णायक कारक होंगे क्योंकि 250 अंक किसी भी राष्ट्रीय टीम के लिए, जो आगे नहीं चल रही है, जीतने के लिए पर्याप्त हैं। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर चुपचाप नहीं बैठा क्योंकि उसे पता था कि उसका नया क्षेत्र अभी भी मानकों के अनुरूप नहीं है। वह पूरे नक्शे को टेराफॉर्म करना चाहता है, वरना उसे कोई परेशानी होगी। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर देख सकता है कि उसके क्षेत्र में बहुत सारी चींटियां हैं, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है क्योंकि वह जानता है कि वह उन्हें जब चाहे मार सकता है। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। पंख फड़फड़ाने मात्र से ही आसपास का मैग्मा रेगिस्तान की ओर उड़ गया। उसके पंख इतने शक्तिशाली और बड़े हैं कि फड़फड़ाने मात्र से ही बवंडर पैदा हो सकता है। जैसे ही 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन आसमान में उड़ा, वह उत्तर की ओर चला गया क्योंकि वह सबसे पहले पहाड़ों के भूभाग को बदलना चाहता था। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि घमंडी भी है क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी भी जीव का पता नहीं लगाया है। नक्शे के उत्तरी भाग में मौजूद सभी खिलाड़ियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एसएसएस रैंक के राक्षस की तेज सांसों ने उन्हें आग की लपटों में घेर लिया। उत्तर दिशा में ऊंचे गर्वीले पहाड़ नरक की भीषण आग के कारण पिघल गए। जब 62वें शैतान देवता का 2 मुंह वाला अजगर अपने काम से संतुष्ट हुआ तो वह पूर्व की ओर बढ़ा क्योंकि वह पहले समुद्र में अपना काम पूरा करना चाहता था। वह गर्व से दुनिया को बताना चाहता था कि पानी भी उसकी ज्वाला को नहीं बुझा सकता। सभी खिलाड़ियों ने यह देखा और तय किया कि उन्हें 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन पर जितना हो सके उतना जोर से प्रहार करना होगा। अब कोई भी टीम योगदान अंक प्राप्त कर सकती थी, बशर्ते उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब प्रतियोगी अपनी पूरी ताकत से प्रतिद्वंद्वी को जरूरी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सूर्यों का प्रहार। हो ईवेई ने अचानक चिल्लाते हुए आकाश में 10 तीर छोड़े। पूर्व दिशा में उड़ रहे 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को अचानक अपनी ओर आती हुई तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। विशाल परिमाण वाले 10 सूर्य अब एसएसएस श्रेणी के राक्षस की ओर गिर रहे हैं। प्रत्येक सूर्य को गॉड स्लेयर बफ द्वारा सशक्त किया गया है क्योंकि जिस राक्षस से वे लड़ रहे हैं उसमें अब एक देवता जैसी शक्तियां हैं। 10 सूर्यों में से पहला सूर्य 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर की पीठ पर सीधा लगा और वह हवा में ही थोड़ा नीचे गिर गया। अगले सूर्यों ने भी यही किया जब तक कि 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर जमीन पर धराशायी नहीं हो गया। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसे हवा में ही गिरा दिया गया, जिसका मतलब था कि उसे संभालना आसान होगा। हो ईवेई ने अपने हमले यही नहीं रोके, बल्कि उसने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को जमीन पर गिराने के लिए दूसरे हुनर भी अपनाए। स्टारडस्ट वर्षा। हो ईवेई चिल्लाया जैसे एक मरते हुए तारे की ऊर्जा से भरा तीर उसके तीर में समा गया हो ईवेई ने यह तीर छोड़ा और 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के ऊपर एक तारा विस्फोट जैसा कुछ हुआ। वह तारा फटकर छोटे छोटे तारे बन गए जो एसएसएस रैंक के राक्षस पर बरसने लगे। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर दर्द से दहाड़ा तक नहीं, बल्कि उसके दोनों सिरों से गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। एसएसएस रैंक के राक्षस ने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी और उसे हो ईवेई मिल गया। रैंक 1 का खिलाड़ी तब भी विचलित नहीं हुआ जब एसएसएस रैंक के राक्षस ने उसे घूरा। हो ईवेई 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर पर तब तक हमला करता रहा जब तक अजगर ने उसे ही निशाना बनाने का फैसला नहीं कर लिया। एसएसएस रैंक के राक्षस ने तय किया कि उसे उस चींटी को कुचल देना चाहिए जिसने उसे काटने की हिम्मत की। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने अपने मुंह खोले और दोनों मुंहों पर 2 गोले बनने लगे। फिर ये गोले नरक की आग और जहरीली गैस से बने सांप जैसे राक्षसों में बदल गए।
ये दोनों सांप फिर तेज रफ्तार से होउ इवेई की ओर बढ़े। दोनों सांपों को होउ इवेई के पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन अचानक दोनों सांप दो टुकड़ों में कट गए। दोनों सांपों को थामे रखने वाला जादू उनके दो टुकड़ों में कटते ही गायब हो गया। उसे काटने वाले कोई और नहीं बल्कि जियांग और ये थे। जैसे ही उन्होंने दोनों सांपों को काटा, वे अपनी तलवारों पर सवार हो गए क्योंकि उनके पास तलवारों पर सवार होने के अलावा भागने का कोई और रास्ता नहीं था। 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले अजगर ने ये देखा और दोनों तलवारबाजों पर उपहास किया। उसे लग रहा था कि उन दोनों की तलवारें किसी भी जादुई घटना को भेदने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। ये दोनों तलवारें उसके शल्कों को भी काट सकती हैं, लेकिन तलवार चलाने वाले इतने मजबूत नहीं हैं कि ऐसा कर सकें। होउ इवेई और उसकी टीम ने सुर्खियां बटोरी, जबकि बाकी खिलाड़ी भी खाली नहीं बैठे। रेन्यू ने अपनी पूरी क्षमता से मन का इस्तेमाल किया और अपनी क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा ज्वार बुलाया। जैसे ही उसने पानी की ताकत का आह्वान किया, नक्शे के पूर्वी हिस्से का समुद्र उठ खड़ा हुआ। 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले ड्रैगन पर एक बड़ी सुनामी टूट पड़ी क्योंकि वह उड़ नहीं पाया क्योंकि होउ इवेई अभी भी उसके पंखों पर निशाना साध रहा था। एसएस रैंक के राक्षस को नहाने के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा जो उस पर गिर रहा था, लेकिन ड्रैगन पहली बार दर्द से चीखा। विशाल ज्वार की लहर कोई साधारण समुद्री जल नहीं है, बल्कि निशुई के पास मौजूद वस्तु से शुद्ध किया गया पवित्र जल है। निशुई का वर्ग कोई साधारण योद्धा वर्ग नहीं है क्योंकि वह वास्तव में योद्धा नहीं, बल्कि तत्वों का भिक्षु जल शैली है। भिक्षुओं में अपनी पसंद के तत्व से पवित्र गुण जोड़कर बुरे प्रभावों को शुद्ध करने की शक्ति होती है। निशुई के सारे मन और उसकी लौकी में संचित शक्ति ने रेन्यू द्वारा नियंत्रित जल में पवित्र तत्व का संचार किया। पवित्र ज्वार की लहर ने 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले अजगर को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। अन्य खिलाड़ियों ने इस मौके का फायदा उठाकर 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले ड्रैगन के करीब पहुंचकर उसके कठोर शल्कों पर प्रहार किया। कोई भी सामान्य हथियार एसएस रैंक के इस राक्षस के शल्कों को आसानी से भेद नहीं सकता था, लेकिन लगभग हर राष्ट्रीय टीम के रोस्टर में एक पुजारी जरूर होता है। उनके हमले पवित्र तत्व से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों के लगातार प्रहार से उनके कठोर शल्कों को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले अजगर ने ये देखा और अपनी पूंछ से खिलाड़ियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी कौशल या अपने उड़ने वाले घोड़ों का इस्तेमाल करके बच निकलते। 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले ड्रैगन के विशाल शरीर के कारण उसकी गतिविधियों पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता था। एसएस रैंक के इस राक्षस को विभिन्न तात्विक मंत्रों की बौछार करने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य कमजोर हो गया। अगले हमले में उसमें मिले तीव्र पवित्र तत्व के कारण उसने जोरदार दहाड़ लगाए। जीवन में परिवर्तन। अनास्तासिया ने अपने सबसे शक्तिशाली उपचार मंत्रों में से एक का जाप किया, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूरी तरह से बहाल कर सकता है और किसी भी स्थितिजन्य बीमारी या असामान्यताओं को दूर कर सकता है। अगर वह इसे किसी ऐसे लक्ष्य पर इस्तेमाल करती जिसका बुराई से कोई संबंध न हो, तो यह अपना उद्देश्य पूरा कर लेता। अगर वह इसे किसी ऐसे लक्ष्य पर इस्तेमाल करती जिसका बुराई से कोई संबंध हो, तो लक्ष्य को भारी मात्रा में क्षति पहुंचती जो आत्मा को जला सकती है क्योंकि यह मंत्र आत्मा को लक्षित करता है। 62वें शैतान देवता का दो सिर वाला ड्रैगन एक पल के लिए सदमे में चला गया, फिर अपनी मानसिक स्थिति में वापस आया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई हमला उसकी आत्मा पर हमला करेगा। खिलाड़ियों ने यह भी देखा कि एसएस रैंक के राक्षस ने अकेले उस हमले से ही अपना 5% स्वास्थ्य खो दिया, जिससे योगदान के मामले में अनास्तासिया सीधे पहले स्थान पर पहुंच गई। 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले ड्रैगन ने इसे नहीं लिया क्योंकि उसे उन चींटियों को सजा देनी थी जिन्होंने उसे काटने की भी हिम्मत की थी। एसएस रैंक के राक्षस ने फिर अपना जहरीला धुआं जमीन की ओर उगल दिया और पूरा इलाका जहरीली गैस से भर गया। जहर से प्रभावित खिलाड़ियों ने जहर के असर से राहत पाने के लिए तुरंत अपनी मारक दवाएं पी लीं। जिनके पास मारक नहीं थे, उन्हें केवल कष्ट सहना पड़ा क्योंकि जहरीली गैस के अंदर उनकी जान चली गई। थोड़ी देर बाद 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले अजगर ने जोरदार सांस ली और नरक की आग उगल दी। तब खिलाड़ियों को अत्यधिक ज्वलनशील की परिभाषा के बारे में पता चला। जैसे ही नरक की आग ने हानिकारक धुएं को छुआ, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे उस क्षेत्र का 2 गुना विस्तार हो गया जहां सांस के हमले का असर होना चाहिए था। दर्शक तब स्तब्ध रह गए जब धुआं छट गया और हमले में सभी 100 खिलाड़ी मारे गए। धुआं छट गया और विस्फोट के परिणामस्वरूप सभी खिलाड़ी मर गए। दरअसल वे यही करना चाहते थे क्योंकि उनके आंकड़ों में भारी गिरावट के कारण उन्हें 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले अजगर को मारने में बहुत समय लग रहा था। खिलाड़ी जल्द ही सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्जीवित हो गए, जहां 62वें शैतान देवता के दो सिर वाले ड्रैगन की आग और धुएं का कोई असर नहीं था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ड्रैगन की दहाड़ और ड्रैगन के डर का असर उनकी मृत्यु के साथ ही गायब हो गया। अब एकमात्र कठिनाई यह है कि उनके आसपास का क्षेत्र या तो एक जलती हुई आग है या एक जहरीला क्षेत्र जो आसपास के किसी भी जीवित प्राणी को पिघला देगा।
खिलाड़ियों के पास सुरक्षित क्षेत्रों से भागने के लिए अपने घोड़ों पर निर्भर रहने या 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर की ओर चुपके से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वह अपनी सांसों के हमले को पूरी तरह से सक्रिय करने से खोई हुई अपनी सहनशक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। एसएस रैंक के राक्षस को यह नहीं पता था कि 2 टीमों के पास तुरंत यात्रा करने का विकल्प उपलब्ध है। नक्शे के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक जादुई घेरा और एक काला धब्बा अचानक सक्रिय हो गया जब 2 टीमों ने तात्कालिक गति के लिए एक कौशल या मंत्र का प्रयोग किया। ये 2 टीमें संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस की राष्ट्रीय टीमें हैं। ये जादुई घेरा उस जाल से आया है जो डुपे ने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन से लड़ाई से पहले बिछाया था। ये जाल ट्रिक डोर खास है क्योंकि ये 2 घंटे तक चलता है और मरने पर भी गायब नहीं होता। यह एक ऐसा जाल है जो जादू की मदद से 2 जगहों को जोड़ता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए ही अच्छा है। डार्क स्पॉट को शैडो पॉइंट कहा जाता है और यह ट्रिक डोर जैसा ही है क्योंकि यह भी 2 बिंदुओं को जोड़ता है, लेकिन ये शैडो डायमेंशन का उपयोग करता है। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला कौशल नहीं है, बल्कि इसे हर 3 घंटे में रिचार्ज करना पड़ता है क्योंकि छायाओं को एक बार फिर इकट्ठा होना होता है। एक ही समय में 2 से ज़्यादा शैडो पॉइंट मौजूद नहीं हो सकते। मैंने सोचा था कि हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। टोटेम ने अपोलाकी की टीम की दिशा की ओर देखते हुए कहा। अन्य खिलाड़ी भी जल्दी पहुंच गए क्योंकि उनके पुनरुत्थान बिंदु नज़दीक हैं या उनके घोड़ों की वजह से उनकी यात्रा का समय तेज़ है। हालांकि अन्य टीमें अभी तक नहीं पहुंची हैं और इस समय केवल 5 टीमें ही वहां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन और फिलीपींस वे देश हैं जो सबसे पहले पहुंचने में कामयाब रहे। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने छोटी चींटियों के अस्तित्व को देखा और सोचा कि ये मरे हुओं में से वापस कैसे आ गईं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एसएस रैंक के इस राक्षस को बस चींटियों को एक बार फिर मारना था, लेकिन वह अभी अपने शरीर को आराम दे रहा है और अपनी सांसों के कई वार करके अपनी सीमा तक पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम ने पहले कदम रखा। पॉइजन आइवी ने अपने सोलबाउंड से कई बीज बिखेर दिए जो तुरंत पुनर्जीवित हो गए। उसने अपनी यात्रा के लिए सवारी के रूप में अपने स्नैक वाइन सोलबाउंड को भी बुलाया। उसने एक ऐसा सोलबाउंड बुलाया जो प्रतियोगिता में पहले कभी नहीं देखा गया था और यह एक विशाल पौधा है जिसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी मॉन्स्टर प्लांट एक विशाल सूरजमुखी जैसा दिखता है जिसका केंद्र लाल और पंखुड़ियां काली होती हैं। यह मॉन्स्टर प्लांट से थोड़ा अलग भी है क्योंकि इसे आसमान में उड़ते समय ज़मीन पर जड़ें जमानी पड़ती हैं। दूर से देखने पर यह सूरजमुखी की बजाय सूरज का एक काला रूप लगता था। शोक महिमा आकाश में उड़ रही है और चारों ओर से मौत की गंध सूंघ रही है। शोक ग्लोरी बहुत खुश है। सभी सहयोगियों को दुश्मनों को पहुंचाए गए नुकसान में 50% की वृद्धि मिलेगी। शोक ग्लोरी बहुत खुश है। सभी सहयोगियों को 20% क्षति में कमी मिलेगी। जब तक शोक महिमा युद्ध के मैदान में है, बफ गायब नहीं होंगे। पॉइजन आइवी द्वारा बुलाए गए सोलबाउंड ने उसकी टीम के सभी सदस्यों की शक्ति बढ़ा दी थी। वह अकेली नहीं थी जिसने अपनी पूरी टीम को बफ किया क्योंकि टोटेम ने पृथ्वी और वायु की आत्माओं को प्रवाहित किया। सभी सहयोगियों को 1 घंटे की अवधि के लिए 20% क्षति में कमी मिलेगी। सभी सहयोगियों को 1 घंटे की अवधि के लिए गति और प्रतिक्रिया समय में 30% की वृद्धि मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम अब सबको अपनी टीमवर्क दिखा रही है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। पॉइजन आइवी ने ऐसे पौधे बुलाए जो 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को बांधने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसे प्रकृति के आशीर्वाद से एक योगिनी आयशा ने मजबूत किया। शादो गायब हो गया और 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के बाएं सिर की दाहिनी आंख के पास फिर प्रकट हुआ। उसने उसे छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन एसएस रैंक के राक्षस ने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और उस पर जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन नल ने एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करके उसके कौशल को निष्क्रिय कर दिया जिससे जादू का भार बढ़ गया। ड्रैगन की सांसें भी जादुई होती हैं, इसीलिए नल उसे रद्द कर पाती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी क्योंकि उसने प्रतिक्रिया से खून थूक दिया। उसकी टीम के सदस्यों ने उसके दिए इस मौके को जाया नहीं जाने दिया क्योंकि शादो ने हमले बदल दिए और दाहिने सिर पर निशाना साधा। वह एसएस रैंक के राक्षस की जीभ पर वार करने में कामयाब रहा। बाएं सिर ने ये देखा और शादो को काटने की कोशिश की, लेकिन अचानक 1 दर्जन सिंहपर्णी के बीज 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर के चेहरे पर आ गिरे। सिंहपर्णी के बीज फट गए और एसएस रैंक के राक्षस की दृष्टि धुंधली हो गई। इससे शादो को अजगर के हमले की सीमा से जल्दी से बच निकलने का मौका मिल गया। इस आदान प्रदान ने दर्शकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया क्योंकि अब उन्हें पेशेवरों का असली टीम प्ले देखने को मिल रहा था। हर पल रोमांचक और लुभावना होता है क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब क्या हो जाए। जब उसके 4 अंग 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर पर हमला कर रहे थे, टोटेम कुछ जप करने में व्यस्त था और उसके पूरे शरीर से किसी दिव्य आभा का संचार होने लगा।
उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट पड़ी और उसके शब्द भी हवा में गूंजने लगे। उसके गले में लिपटे सभी टोटेम अचानक सक्रिय हो गए और प्रकाश के कणों में बिखर गए। टोटेम ने फिर प्रकाश के कणों को सांस के जरिए अंदर लिया और उसका शरीर फूलने लगा। कुछ ही सेकंड में टोटेम 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन जितना बड़ा हो गया। उन्होंने जो कौशल सक्रिय किया वह पैतृक आत्मा कौशल है, जो एक डिर्यूट द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले परम गुप्त कौशलों में से एक है। यह उन्हें हर उस प्राणी की शक्ति प्रदान करता है जिसके साथ उनका संबंध है। टोटेम एक विशाल देवता की तरह है जो अपने शरीर के टैटू के साथ चांदी की नीली रोशनी में चमकते हुए अवतरित हुआ है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन ने यह देखा और टोटेम पर अपनी नरकंकाल ड्रैगन सांस का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने बचने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन टोटेम ने एसएसएस रैंक के राक्षस के बाएं सिर पर तमाचा जड़ दिया। उसने सिर्फ बल प्रयोग से सांस के हमले को नाकाम कर दिया। अगर वह इस रूप को लंबे समय तक बनाए रख पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वह ऐसा सिर्फ 10 मिनट तक ही कर सकता है। एक विशालकाय आदमी और 2 सिर वाले अजगर के बीच कुश्ती शुरू हो गई। टोटेम ने अजगर का एक सिर पकड़ लिया जबकि दूसरे ने अजगर के बाएं कंधे पर काट लिया। टोटेम दर्द से कराह उठा क्योंकि एक कौशल के प्रभाव में होने के बावजूद उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। बाकी खिलाड़ियों ने टोटेम को एसएसएस रैंक के राक्षस का ध्यान आकर्षित करने का मौका नहीं गंवाया। खिलाड़ियों ने एक बार फिर 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन पर अपने कौशल और मंत्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। 2 सिर वाला अजगर अपने सामने खड़ी चींटियों के हमलों को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दोनों सिर एक विशालकाय आदमी ने दबा रखे थे। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर के पास अपने शस्त्रागार में मौजूद एक और शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर का शरीर अचानक लाल रोशनी में चमक उठा और आसपास का वातावरण अचानक भारी और दमनकारी लगने लगा। लावा के कुंडों के फैलने के साथ ही आसपास का तापमान और भी बढ़ने लगा। नरक की आग में नाश। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने बुदबुदाया, जिससे टोटेम अचंभित रह गया क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यह जानवर बोल भी सकता है। एसएसएस रैंक का राक्षस बोल सकता है, लेकिन उसने न बोलने का फैसला किया क्योंकि वह खुद को चींटियों के दर्जे तक नहीं गिराना चाहता था। लावा के कुंड अचानक एक एक करके गोलाकार रूप में फूटने लगे। हर लावा का विस्फोट धीरे धीरे करीब आता गया और आखिरकार 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के क्षेत्र तक पहुंच गया। वह क्षेत्र एक बार फिर तबाह हो गया और परिणामस्वरूप कुछ खिलाड़ी मारे गए। जो खिलाड़ी बच गए उन्होंने अपनी क्षति प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ ने अपनी जादुई सुरक्षा को पूरी तरह बढ़ा दिया। टोटेम अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाए जाने के कारण टिके रहे, लेकिन प्रत्यक्ष क्षति के कारण अब उनका स्वास्थ्य 50% तक गिर गया है। फिर भी उन्होंने डटे रहे और 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन पर हमला करते रहे। अपने पेगासस पर सवार फ्रे ने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन की ओर छलांग लगाई और अपना भला गोलाकार गति में घुमाया। इसके परिणामस्वरूप कई भाले प्रकट हुए और प्रत्येक भाला उसके अपने हथियार की एक प्रति है। ओमनी स्ट्राइक जेवलिन, फ्रे ने कहा, जब उसके द्वारा बनाए गए भाले 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन पर बरसने लगे। प्रत्येक भाले की कीमत लगभग 100 मन थी, लेकिन यह उसके मूल हथियार की क्षति का केवल 10% ही था। उसने ऐसा 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन की कमजोरी ढूंढने के लिए किया था, लेकिन उसके हमले से कोई तराजू नहीं टूटा। वह केवल अपने भाले से सीधे एसएसएस रैंक वाले राक्षस के तराजू को भेदने की कोशिश कर सकती है। हो ईवेई ने भी ऐसा ही किया क्योंकि वह अपनी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता के कारण आग के धमाकों से बच गया था। उसने कई तीर छोड़े और देखा कि क्या वह ड्रैगन के उल्टे तराजू को ढूंढ सकता है। उसने कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं ढूंढ पाया क्योंकि एक विशाल टोटेम भी उसके कुछ हिस्सों को अवरुद्ध कर रहा था। टोटेम के रूपांतरण के लिए अब 5 मिनट का समय बचा है। उसने अपने रूपांतरण में संचित कौशलों का उपयोग करने का निर्णय लिया। पैतृक आत्मा कौशल न केवल हर आंकड़े को बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति को उन सभी राक्षसों का बफ भी देता है जिनसे डिर्यूट जुड़ा हुआ है। टोटेम ने अपने साथ जुड़े 10 राक्षसों की सारी शक्ति एकत्रित की और 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन की गर्दन के बीचों बीच प्रहार किया। 10 राक्षसों की शक्ति और स्वयं डिर्यूट की शक्ति मिलकर इतनी प्रबल हो गई कि वह क्षण भर के लिए एसएसएस रैंक के राक्षस पर हावी हो गई। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा और किसी चीज के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। टोटेम के हमले से एसएसएस रैंक वाले राक्षस का उल्टा स्केल टूट गया। टोटेम को पता भी नहीं चला कि उसने उल्टे स्केल पर वार किया है, क्योंकि उसे भी झटका लगा क्योंकि उसने एसएसएस रैंक वाले राक्षस की सेहत 10% कम कर दी। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला ड्रैगन सचमुच दर्द से चीख उठा क्योंकि हमले की वजह से उसका उल्टा स्केल अब टूट गया था। उस जगह मौजूद ड्रैगन किन खिलाड़ियों ने तुरंत ये देखा और एसएसएस रैंक वाले राक्षस की ओर दौड़ पड़े। अशुद्ध कीड़ों की हिम्मत। 62वें शैतान देवता के 2 मुंह वाले ड्रैगन ने एक स्पष्ट आवाज में कहा, जिससे सभी खिलाड़ी रुक गए क्योंकि यह पुकार ड्रैगन के डर और ड्रैगन की दहाड़ से भरी हुई थी।
एसएसएस रैंक के राक्षस ने फिर से आग और विष उगलना शुरू कर दिया। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर ने एक बार फिर अपनी सांसें उगलनी शुरू कर दीं। उसने आसपास के वातावरण को नरक की आग और जहरीली गैस से भर दिया, लेकिन टोटेम ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस सिर का मुंह तोड़ने की कोशिश की जिससे जहरीली गैस निकल रही थी। टोटेम पर सीधा हमला हुआ और उसे जहर लग गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भले ही उसके पास हनी बेजे का बफ था, फिर भी उसे इतना जहर लग रहा था कि हर सेकंड उसकी सेहत का 5% हिस्सा कम हो रहा था। आखिरी घुरघुराहट के साथ टोटेम ने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का मुंह तोड़ दिया और जहरीली गैस उगल दी। 62वें शैतान देवता के 2 मुंह वाले अजगर का जबड़ा उखड़ गया था और अब वह जहरीली गैस नहीं उगल पा रहा था। एसएसएस रैंक के राक्षस ने कोशिश भी की तो बस एक हरे रंग की गैस ही निकल रही थी, जो तरल रूप में थी। ऐसा लगता है कि एसएसएस रैंक के राक्षस की वह विशेष ग्रंथि भी नष्ट हो गई है जो तरल जहर को गैस में बदल देती है। टोटेम की मौत हो गई होगी, लेकिन वह 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा कि उनकी टीम शीर्ष पर पहुंच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम अब पहले स्थान पर है और उसके बाद चीनी राष्ट्रीय टीम है, लेकिन अंतर 3 गुना है। समय समाप्त होने में अब केवल 2 घंटे से भी कम समय बचा है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का स्वास्थ्य अभी भी लगभग 70% बचा है। अब जीतने वाली टीम का फैसला उन टीमों से होगा जो एसएसएस रैंक के राक्षस को मार सकती हैं या उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का उल्टा पैमाना उजागर हो गया है, इसलिए हर खिलाड़ी जो इसके बारे में जानता है अपनी बंदूकें उसकी ओर तान रहा है। एसएसएस रैंक के राक्षस को भी ये पता था और उसने अपने बेकार सिर का इस्तेमाल अपने उल्टे पैमाने की ओर होने वाले हमलों को रोकने के लिए करने का फैसला किया। आरोहण। फ्रे ने इंद्रधनुषी रोशनी से ढकते हुए कहा। उसे अलग अलग रंगों की रोशनियों से बना एक आवरण भी मिला जो उत्तरी रोशनी जैसा लग रहा था। फिर उसने बहुरंगी लबादे का इस्तेमाल करके उड़ान भरी और 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर पर जादुई वार किया। उसका हर वार लंबी दूरी का और भेदी जादुई वार बन गया। एसएसएस रैंक के राक्षस के बेकार सिर ने उल्टे पैमाने को ढक रखा था, फिर भी वह जबरदस्त नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही क्योंकि उसके भेदी वार जमीन तक पहुंच गए। फ्रे द्वारा किए गए भारी नुकसान के कारण स्वीडिश राष्ट्रीय टीम को रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का मुख्य निशाना बन गई, लेकिन वह उसे हवा में सिर्फ एक सिर से नहीं पकड़ सका। अगर वह अपने दूसरे सिर का इस्तेमाल करता तो बाकी चींटियां उसके उल्टे तराजू पर हमला कर देतीं। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को निराशा होने लगी क्योंकि उसका स्वास्थ्य लगातार कम होने लगा था। खून बहने के कारण उसका जबड़ा ठीक भी नहीं हो रहा था। सर्वोच्च राक्षस प्रजातियों में डेर्यूड वास्तव में सबसे अधिक सताए जाने वाले नौकरी वर्गों में से एक हैं और इसका एक कारण सामने आया है। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर उस पर हुए हमले के कारण अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। 62वें शैतान देवता का अभिमानी घोड़ा यहाँ युद्ध में गिर जाएगा, ये सोचना भी मुश्किल है। वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि उसके सामने केवल चींटियां ही खड़ी हैं। जैसे ही 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर का स्वास्थ्य आधा हुआ, उसका शरीर चमकने लगा और एक शॉकवेव निकली। 2 सिर वाला अजगर अचानक 2 अलग अलग अजगरों में बढ़ गया। जहर उगलने वाला सिर एक अलग अजगर बन गया, जबकि नरक की आग उगलने वाला भी एक अलग अजगर बन गया। युद्ध के मैदान में अब 2 ड्रैगन मौजूद हैं, लेकिन जहर उगलने वाला सिर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन ने भी अपनी उड़ने की क्षमता खो दी है क्योंकि अब हर ड्रैगन के पास सिर्फ एक पंख है। लेकिन एसएसएस रैंक के इस राक्षस ने उत्पात मचाना और खिलाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किया। जहर उगलने वाले सिर ने भले ही अपनी मुख्य क्षमता खो दी हो, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत था। वह अपने विशाल शरीर से उन लोगों को रौंद देता जो उस पर हमला करने की हिम्मत करते। नरक की आग में बैठा अजगर अपनी सांसों का इस्तेमाल तब तक करता रहा जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं गईं और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। खिलाड़ियों के पास एक और अतिरिक्त लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लड़ाई मुश्किल हो गई। दरअसल 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के 2 टुकड़ों में बढ़ जाने से लड़ाई अपेक्षाकृत आसान हो गई। जो आधा हिस्सा हानिकारक गैस नहीं उगल सकता, वह खिलाड़ियों के संयुक्त प्रयासों से सबसे पहले गिरता है। उस अजगर को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि फ्रे ही थी। वह असल में एक युद्ध देवी बन गई थी जो अवतरित हुई थी। उसने युद्ध में अपने कौशल का इतना इस्तेमाल किया कि उसे अपने कौशल में फंसे दूसरे खिलाड़ियों की भी परवाह नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम और स्वीडिश राष्ट्रीय टीम का योगदान अचानक एक समान हो गया। टोटेम, जो पहले ही पुनर्जीवित हो चुका था, जानता था कि जीतने के लिए उसे 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के नरक की आग उगलने वाले आधे हिस्से को मारना होगा। दोनों टीमें जोरदार टक्कर में थीं और बाकी टीमें अपनी किस्मत आजमा रही थीं कि जो नरक की आग उगलने वाले आधे हिस्से को मार देगा उसे 1000 अंक मिलेंगे।
मारने की लड़ाई इतनी अराजक हो गई कि दर्शक खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। खिलाड़ियों को अब इस बात की परवाह नहीं रही कि उन्होंने गलती से किसी और को मार दिया है, क्योंकि अब ताज की लड़ाई शुरू हो गई है। किसी खिलाड़ी का अचानक मर जाना अब कोई असामान्य बात नहीं रही, क्योंकि ध्यान भटकते ही वे मर जाएंगे। दर्शकों को ध्यान ही नहीं आया, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धा कर रहे खिलाड़ियों को भी नहीं, लेकिन समय समाप्त हो गया। जैसे 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का स्वास्थ्य केवल 15% बचा है, समय समाप्त हो गया और सभी खिलाड़ी इवेंट मैप से बाहर हो गए। खिलाड़ी अपने पॉड से बाहर निकले और तुरंत स्कोरबोर्ड की तरफ देखने लगे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि प्रतियोगिता किसने जीती। दुर्भाग्य से स्कोरबोर्ड अभी भी उनकी सभी उपलब्धियों की गणना कर रहा था। विजेता की घोषणा की उत्सुकता ने सभी की बेचैनी को चरम पर पहुंचा दिया। जिन टीमों को पता था कि वे कोटे तक नहीं पहुंच पाए हैं, वे ईर्ष्या से बस देखते रह गए, क्योंकि जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनकी नज़रें प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर गड़ी थीं। उद्घोषक अचानक मंच की ओर आया और परिणाम घोषित करने लगा, जबकि प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर कार्यक्रम की क्लिपें चमक रही थीं। इस युद्ध में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। दूसरों को और भी ज़्यादा उत्सुक बनाने के लिए इस प्रतियोगिता का विजेता और एमवीपी असल में अलग अलग टीमों से हैं। एमवीपी का फैसला उस खिलाड़ी द्वारा किया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, और इसमें 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को पहुंचाई गई क्षति भी शामिल है। बिना किसी देरी के परिणाम दिखाओ, उद्घोषक ने कहा। इसके बाद सभी प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर 3 स्थानों वाली रैंकिंग दिखाई देने लगी। राष्ट्रीय टीमों के नाम बेतरतीब ढंग से दिखाई देने लगे, क्योंकि वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद नाम रुक गए और रैंकिंग पाने वाली 3 टीमें दिखाई देने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 शिकारी रैंकिंग। 1 स्वीडन 591 अंक। 2 संयुक्त राज्य अमेरिका 590 अंक। 3 यूनाइटेड किंगडम 408 अंक। एमवीपी संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम से टोटेम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जो भीड़ खामोश थी वह अचानक विजयी जयघोष से गूंज उठी। स्वीडिश राष्ट्रीय टीम को फ्रे के अथक परिश्रम के कारण पहली रैंकिंग मिली। नकारात्मक पक्ष यह है कि उनके लगभग सभी विशेष कौशल अब सार्वजनिक हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से अर्जित जीत का जश्न मनाया। टोटेम को नतीजों से थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी टीम के सदस्यों ने उन्हें दिलासा दिया कि उन्होंने उनके कप्तान के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दरअसल दर्शकों को पता था कि अगर टोटेम ने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के जहर उगलने वाले सिर को निष्क्रिय नहीं किया होता तो वे लगातार हारते रहते। फ्रे टोटेम के पास गया और उससे हाथ मिलाकर बस ये कहने लगा कि उसने उसका सम्मान अर्जित किया है। दरअसल सभी खिलाड़ी उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे, क्योंकि वही वजह थी कि वे कम से कम इस आयोजन में अपना शांत पक्ष तो दिखा पाए। अगर उसने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का जबड़ा नहीं तोड़ा होता तो वे एसएसएस रैंक के राक्षस के हाथों लगातार मरते रहते। विजेताओं और एमवीपी के लिए जश्न के तौर पर आइए हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, उद्घोषक ने कहा। लेकिन खिलाड़ियों को खड़े होकर तालियां मिली, क्योंकि उन्होंने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन के साथ अपनी लड़ाई से दर्शकों का खून खौलने पर मजबूर कर दिया था। यदि आप सोच रहे हैं कि 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का क्या हुआ, तो आइए देखें कि उसका क्या हश्र होता है, उद्घोषक ने कहा, जिससे भीड़ अपनी सीटों पर वापस बैठ गई और प्रतियोगियों की भी नज़रें स्क्रीन पर टिक गईं। 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर का नरक की आग उगलता हुआ आधा हिस्सा बुरी तरह घायल दिखाई दे रहा था। वह अपने दूसरे आधे हिस्से की बेजान लाश की ओर बढ़ा और अपने शरीर को फिर से पूरा करने के लिए उसमें विलीन होने की कोशिश कर रहा था। 62वें शैतान देवता का 2 सिर वाला अजगर ठीक होने के लिए नर्क लौटना चाहता था, लेकिन नक्शे का क्षेत्र अचानक अंधेरे से भर गया। तीसरी घटना का नक्शा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया और इससे एसएसएस रैंक का राक्षस बच्चों की तरह कांप उठा। अंधेरे आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी और हवा में एक जीव दिखाई देने लगा। इतना बड़ा जीव कि उसने सिर्फ अपने शरीर से ही पूरे नक्शे को ढक लिया था। एक पूर्वी दिखने वाला ड्रैगन जिसके शल्कों पर शुद्ध अंधेरा और तेज रोशनी थी। पूर्वी ड्रैगन का सिर, जिसमें 2 विरोधी विशेषताएं थीं, अचानक प्रकाश में प्रकट हुआ और अपनी भव्यता प्रकट की। ड्रैगन की 4 आंखें और 6 सींग थे और उसके शरीर पर शानदार काले और सफ़ेद शल्क थे। इस अजगर ने 62वें शैतान देवता के कांपते हुए 2 सिर वाले अजगर को देखा। प्रकाश और अंधकार के इस अजगर के शरीर के चारों ओर 4 प्रभामंडल थे। उसने इन 4 प्रभामंडलों का उपयोग करके 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर को घेर लिया। एसएसएस रैंक के इस राक्षस के शरीर को अचानक अंधकार और प्रकाश ने घेर लिया और उसका जीवन समाप्त होने लगा। प्रकाश और अंधकार का अजगर दर्द से चीखा और बाद में अपनी आखिरी सांस ली। फिर प्रकाश और अंधकार के अजगर ने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले अजगर की सारी ऊर्जा एकत्र की और उसे एक गोले में बदल दिया।
मेरे राजा के लिए एक उत्तम उपहार। प्रकाश और अंधकार के अजगर ने कहा, जैसे ही सारा प्रकाश और अंधकार एक ब्लैक होल में समा गया और गायब हो गया। तीसरी घटना का नक्शा एक बार फिर शांत और बेजान हो गया। लो दोस्तों, अब लीजिए। जो लोग सोच रहे थे कि 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन का क्या हुआ, वह एक रहस्यमयी गोले में बदल गया। ये रहस्यमयी दिखने वाला ड्रैगन कौन है जो लगभग ईश्वर जैसा दिखता था और जिसने 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को आसानी से मार डाला? जो लोग जानना चाहते हैं वे जुड़े रहें। फॉरेस्ट हंटर इवेंट के विजेताओं को एक बार फिर बधाई, उद्घोषक ने कहा, और उन्होंने प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ियों को मंच वापस सौंप दिया। हालांकि दर्शकों ने एक बार फिर तालियां बजाईं, फिर भी वे सोच रहे थे कि वह रहस्यमयी अजगर आखिर है क्या। प्रतियोगियों को आखिरकार समझ आ गया कि यह जरूर पिछले आयोजन से जुड़ा होगा, जिसके बारे में आयोजन समन्वयक भी बिल्कुल चुप थे। तीसरा इवेंट सफल रहा क्योंकि इसकी दर्शक संख्या अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। यहां तक कि आम समाचार चैनल भी इसके परिणामों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पैंडेमोनियम को अब पहले से कहीं ज्यादा पहचान मिल रही है। पहले सिर्फ गेमिंग न्यूज़ चैनल ही इसे कवर करते थे, लेकिन अब यह मुख्यधारा में आ गया है। हॉल ऑफ फेम वीडियोज़ को भी काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं और पुराने वीडियोज़ की संख्या भी बढ़ रही है। जिन वीडियोज़ के व्यूअरशिप में बढ़ोतरी हो रही है वे पैंडेमोनियम की दुनिया की कहानी पर आधारित हैं। पैंडेमोनियम की कहानी लोगों को इस गेम को खेलने और खुद को अपनी कहानी का नायक मानकर रजिस्टर करने के लिए प्रेरित कर रही है। हालांकि प्रतियोगी कल कार्यक्रम समाप्त होने पर दिखाए गए वीडियो पर अटकलें लगा रहे हैं। वे कमोबेश यही अनुमान लगा रहे हैं कि जिस ड्रैगन को उन्होंने देखा वह राजा के आगमन कार्यक्रम का राजा हो सकता है। ये बात सच होती अगर वह ड्रैगन ऐसे न बोलता जैसे वह 62वें शैतान देवता के 2 सिर वाले ड्रैगन को उस व्यक्ति को उपहार में दे देगा जिसे वह अपना राजा कहता है। जैसे जैसे आखिरी इवेंट को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, एटलस इंक ने कहा है कि वे चौथे इवेंट के बाद आखिरी इवेंट के बारे में एक और खुलासा करेंगे। चौथा इवेंट बाकी इवेंट से अलग है क्योंकि इसकी समय सीमा तय नहीं है। मैचों के नतीजों के आधार पर यह 1 या 2 दिन में खत्म हो सकता है। चौथे इवेंट को मोनाक कहा जाता है और यह प्रतियोगिता का असली पीवीपी इवेंट है। बाकी मैचों में खिलाड़ियों को पर्यावरण और एआई दुश्मनों के खिलाफ परखा गया, लेकिन चौथा इवेंट खिलाड़ियों के खिलाफ है। चौथे इवेंट के विजेताओं को मोनाक कहा जाएगा क्योंकि उन्हें खिलाड़ियों के बीच एक तरह के शासक का ताज पहनाया जाएगा। सभी का स्वागत है। आज से चौथा इवेंट शुरू हो रहा है। इसे निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अब प्रतियोगी अपने प्रतिद्वंदियों के लिए लॉटरी निकालेंगे। राष्ट्रीय टीम के कप्तान कृपया पिछली प्रतियोगिता में अपनी रैंक के अनुसार पंक्तिबद्ध हो जाएं और अपने प्रतिद्वंदियों को चुनें। उद्घोषक ने बीच मंच पर एक मतपत्र लाते हुए कहा, राष्ट्रीय टीम के प्रत्येक कप्तान का चयन मतपत्र से किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुकाबला धांधली से मुक्त रहे और मुकाबला रोमांचक बना रहे। अगर दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिद्वंदियों के लिए तैयारी करते तो मुकाबला नीरस और एक तरफा होता। राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों ने वह गोला दिखाया जो उन्होंने चुना था और वे उस नंबर को चुनेंगे जिसके खिलाफ वे खेलेंगे। सभी स्लॉट भरने में ज्यादा समय नहीं लगा और हर राष्ट्रीय टीम को अपने चुने हुए प्रतिद्वंदी मिल गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ब्राजील। 2. चीन बनाम पोलैंड। 3. जापान बनाम दक्षिण कोरिया। 4. जर्मनी बनाम फ्रांस। 5. यूनाइटेड किंगडम बनाम कनाडा। 6. यूक्रेन बनाम फिनलैंड। 7. स्वीडन बनाम इटली। 8. रूस बनाम ऑस्ट्रेलिया। 9. मलेशिया बनाम थाईलैंड। 10. फिलीपींस बनाम ताइवान। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगली बात जो सामने आए वह है खेल के नियम। मोनाक इवेंट सिर्फ टीम पीवीपी के लिए नहीं है, इसमें सोलो मैच भी होंगे। 2 सोलो मैच होंगे जिनमें से प्रत्येक को 1 अंक मिलेगा और टीम मैच जीतने पर 1 अंक मिलेगा। इस इवेंट के लिए एमवीपी 2 लोग होंगे, एक सोलो मैचों के लिए एमवीपी और दूसरा टीम मैच के लिए एमवीपी। प्रत्येक टीम को अगले 10 मिनट में सोलो मैचों के लिए अपने प्रतिनिधि देने होंगे ताकि टीम सोलो मैच इवेंट के लिए अयोग्य न हो। इस आयोजन के नियम ये हैं। उद्घोषक ने प्रोजेक्टेड स्क्रीन बदलते हुए कहा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथा इवेंट नियम। सम्राट। 1. एकल मैचों के लिए केवल एक प्रतियोगी और वे दूसरे एकल मैच के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। 2. मैच का पैटर्न सोलो मैच टीम मैच सोलो मैच होगा। 3. यदि कोई राष्ट्रीय टीम एकल मैच और टीम मैच जीत जाती है तो वे स्वतः ही अगले मैच में चले जाएंगे। 4. मैच लीडर अगले प्रतिद्वंद्वियों का निर्धारण करेगा। 5. धोखाधड़ी निषिद्ध है और ऐसा करने पर अयोग्यता दी जाएगी। 6. इस कार्यक्रम में किसी भी पालतू जानवर या घोड़े की अनुमति नहीं है। 7. वस्तुओं के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा जब तक कि वह क्लास अटैकिंग विधि न हो।
प्रतियोगिता शुरू होने से पहले रेफरी द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए। 8. मैच के लिए मानचित्र का निर्णय मानचित्र की शुरुआत में सिक्का उछालने वाले विजेता के आधार पर किया जाएगा। 9. प्रत्येक एकल मैच 15 मिनट का होगा। यदि समय पूरा हो जाता है और दोनों खिलाड़ी नहीं मरते हैं तो जिसका स्वास्थ्य बेहतर होगा वह मैच का विजेता होगा। 10. यदि मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है तो अचानक मृत्यु दौर होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चूंकि यह एक पीवीपी मैच शैली है इसलिए इस इवेंट के नियम विजेता के बारे में स्पष्ट हैं। इस इवेंट के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम संख्या 3 और 9 हैं जो इवेंट के विजेता को निर्धारित करते हैं। अगर कोई टीम एकल और टीम मैच जीत जाती है तो उसे अगले इवेंट में जाने की गारंटी मिल जाती है। अगली बात जिस पर खिलाड़ियों को विचार करना होगा वह है उनका युद्ध क्षेत्र, क्योंकि ऐसा लगता है कि रोल के आधार पर अलग अलग नक्शे होते हैं। जो युद्ध क्षेत्र तय करेगा उसे फायदा होगा क्योंकि वह निश्चित रूप से वह नक्शा चुनेगा जिससे वह ज्यादा परिचित है। ठीक है, अब मैं आपको इस इवेंट के लिए उपलब्ध नक्शे या युद्ध के मैदान दिखाऊंगा। पहला वाला तो एक औसत युद्ध का मैदान है जिसमें कुछ खास नहीं है, या फिर वहां कुछ खास है। अगला नक्शा द्वीप युद्ध क्षेत्र है जहां जलीय क्षमताएं रखने वाले लोग सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नक्शा एक पहाड़ी क्षेत्र है जो ठंडा और बर्फ से ढका हुआ है। चौथा नक्शा एक घना जंगल है जो फुर्तीले और चुपके से काम करने वालों के लिए बेहतरीन है। पांचवां नक्शा थोड़ा खास है क्योंकि यह मध्य महाद्वीप के दक्षिण में स्थित चर्चित तैरता हुआ द्वीप है, एवलॉन का तैरता हुआ द्वीप। अगर कोई उड़ नहीं सकता तो नीचे गिरने वालों की मौत निश्चित है। उद्घोषक ने प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर नक्शे दिखाते हुए कहा, बिना किसी देरी के, मुझे पता है कि हर कोई मेरी तरह उत्साहित है। पहले दौर के दावेदारों को यहां आने दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील टीम के प्रतिनिधि कृपया मंच पर आएं। उद्घोषक ने कहा जब दोनों प्रतिनिधि मंच पर आए। संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम का प्रतिनिधि शादो नाम का हत्यारा खिलाड़ी है। ब्राजील की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधि अमाजो नाम का जादूगर खिलाड़ी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खेल भावना दिखाने के लिए हाथ मिलाया। आइए अब हम मानचित्र चयन के लिए सिक्का उछालें, उद्घोषक ने कहा और उसने शादो से उस सिक्के का चेहरा पूछा जो वह चाहता था। पूंछ, शादो ने कहा, क्या आप सिर से ठीक हैं? उद्घोषक ने अमेजो से पूछा। ये ठीक है, अमाजो ने कहा। उद्घोषक ने सिक्का उछाला और वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम के पक्ष में नीचे की ओर गिरा। अमेजो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि उसका एक फायदा पहले ही छिन चुका था। हत्यारे खिलाड़ी और जादूगर खिलाड़ी के बीच मुकाबले में आमतौर पर हत्यारे की जीत होती है क्योंकि जादूगर कांच के तोप होते हैं। जैसे ही हत्यारा खिलाड़ी जादूगरों के करीब पहुंचता है तो वह एक या दो वार से जादूगर को मारकर एक गंभीर हमला कर सकता है। मैं जंगल का युद्ध क्षेत्र चुनता हूं, शादो ने कहा, क्योंकि उसका वर्ग जंगल में लड़ने के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन अमाजो वास्तव में मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका वर्ग भी जंगल युद्ध के लिए उपयुक्त है। दोनों अपने अपने गेमिंग पॉड में पहुंच जाते हैं और उन्हें उनके मैच वाले क्षेत्र में ले जाया जाता है। यह क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका व्यास सिर्फ आधा किलोमीटर है। ये छोटा इसलिए है ताकि मैच ज्यादा लंबा न खींचे क्योंकि हिट एंड रन शैली की लड़ाई देखने में ज्यादा रोमांचक नहीं होती। शादो अपने आसपास की पुष्टि करते ही तुरंत गायब हो गया। अब वह घने जंगल में अपने दुश्मन की तलाश में है। शादो से ज्यादा दूर नहीं, अमाजो का जन्म हुआ और उसने तुरंत एक ऐसा हुनर दिखाया जिससे उसकी त्वचा का एक हिस्सा छाल में बदल गया। अगर उसे जीतना है तो सबसे पहले उसे हत्यारे खिलाड़ी के एक ही वार में नहीं मरना होगा। दर्शकों को मैच का फैसला पहले से ही पता था क्योंकि वे अनुमान लगा सकते थे कि शादो आसानी से ये लड़ाई जीत जाएगा। वह यूं ही खेल के सर्वश्रेष्ठ हत्यारे खिलाड़ियों में से एक नहीं है और वह जादूगरों को मारने के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि उसका एक सबसे प्रसिद्ध मिशन वास्तव में एक भ्रष्ट जादूगर को मारना था। शरीर पर बफ्स लगाने के बाद भी अमाजो हिला तक नहीं। उसने आंखें भी बंद कर ली मानो किसी समाधि में हो। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उसने पहले ही हार मान ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पीछे पड़ रही उसकी परछाई अचानक उभर आए और एक खंजर उसकी गर्दन पर तान दिया। दर्शकों को लगा कि इस वार के साथ ही मुकाबला खत्म हो गया, लेकिन नतीजा देखकर वे हैरान रह गए। घने जंगल में पेड़ों ने अचानक अपनी शाखाएं फैला दी और अमाजो की गर्दन पर निशाना साधे खंजर को रोक लिया। अमाजो ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया क्योंकि अब उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। फिर शाखा ने छाया में छिपे प्राणी को अपनी ओर खींचा, लेकिन शादो ने अपने खंजरों से शाखाओं को काट डाला। फिर वह दूरी बनाकर छाया आयाम में वापस खिसक गया। ये तो बहुत बुरा है। ये सोचना भी गलत है कि शादो ने ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गलत नक्शा चुना। वह जादूगर खिलाड़ी अमाजो ग्रीन थंब नामक अकादमी का छात्र है। टोटेम ने कहा, ये ग्रीन थंब क्या है? पॉइजन आइवी ने पूछा क्योंकि वह इससे परिचित नहीं थी। असल में यह एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थापना एक महान डिरयूड ने की थी। यह एक गुप्त स्कूल है जो उन लोगों को अपनाता है जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं।
वे प्रकृति जादू का प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी जादू का उन्नत रूप है। घने जंगल में शादो असल में दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ है, टोटेम ने बताया। जैसा कि टोटेम ने कहा था, मैच का अपेक्षित परिणाम यह नहीं निकला कि शादो आसानी से जीत जाएगा। अमाजो मूलतः अपने ही तत्व में मस्त है और उसे धूर्त तरीकों से नहीं हराया जा सकता। ग्रीन थंब के सदस्य प्रकृति के जादू में इतने माहिर हैं कि वे इसमें महारत हासिल करने के लिए अन्य तत्वों का त्याग भी कर देते हैं। धरती और पेड़ मूलतः उनकी दूसरी इंद्रियां हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ प्रकृति की प्रचुरता वाले क्षेत्र में है तब तक वह उनसे बच नहीं सकती। भले ही शैडो आयाम में गोता लगा ले, लेकिन जंगल में अमाजो के खिलाफ उसकी जीत की कोई संभावना नहीं है। जंगल उसके रक्षक देवता की तरह उसकी इच्छा के आगे झुक गया। उसे जंगल का आशीर्वाद प्राप्त है और बदले में वह उसकी देखभाल करता है। यही ग्रीन थंब के सदस्यों की आचार संहिता है। जंगल के अंदर वे अजेय होते हैं, लेकिन अपने तत्व से बाहर होने पर कमज़ोर हो जाते हैं। शादो छाया आयाम में छिप सकता है, लेकिन वह हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसका मान खत्म हो गया तो उसका स्वास्थ्य कम हो जाएगा। फिर अमाजो ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके आसपास के पेड़ अचानक चमकने लगे। इस नक्शे के पेड़ों में एक क्षमता नहीं है, लेकिन यह एक मंत्र है जिसका इस्तेमाल अमाजो अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस्तेमाल की गई परछाइयों को दूर भगाने के लिए करता था। इस मंत्र को बाउलुमेन कहते हैं, जो पेड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त प्रकाश को बाहर निकाल देता है। अमाजो ने उस जगह को रोशन कर दिया और छिपे हुए शादो को उजागर कर दिया। जब परछाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका तो शादो का शरीर अचानक कहीं से प्रकट हो गया, मानो अंधेरे ने उसे उल्टी कर दी हो। फिर अमाजो ने शादो को बांधने के लिए अपने अगले मंत्रों का इस्तेमाल किया। उसने पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके उसे भागने से रोका और जंगल के क्रोध का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रकाश के कणों में बदल दिया। दर्शक इस बातचीत से अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें अमेजो के जीतने की उम्मीद नहीं थी। इससे ये धारणा और पुख्ता हो गई कि दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है जब तक कि आप खुद न देख लें। दुर्भाग्य से केवल अमेजो ही मैच जीत पाया, क्योंकि टीम मैच वे आसानी से हार गए थे और आखिरी एकल मैच टोटेम के बीच हुआ था। फिर भी दर्शकों ने दोनों टीमों का खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि सभी मुकाबले रोमांचक थे। दूसरी टीम ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद कोई भी पीछे नहीं हटा। हर टीम अपने देश के लिए लड़ी और यह बात दर्शकों पर साफ दिखाई दी। हर टीम के कप्तानों ने हाथ मिलाया, जबकि बाकी टीम के सदस्यों ने अपने विरोधियों के सामने झुककर आभार व्यक्त किया। हारने वाली टीम ने मंच पर अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की और मंच के बाहर ही अपने दिल की बात कह पाए। चीन बनाम पोलैंड का मुकाबला चीनी राष्ट्रीय टीम की जीत के साथ समाप्त हुआ। एकल मैच हो वीवेई ने खुद जीता। पोलिश राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह पहले स्थान के खिलाड़ी से पिछड़ गए। टीम की लड़ाई वैसी ही है जैसी पोलिश टीम ने अंत तक लड़ी, लेकिन ट्विन ब्लेड्स और हो वीवेई की गंभीरता ने उन्हें लगभग अपराजय बना दिया। ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा नहीं है, क्योंकि पोलिश टीम ने चीनी राष्ट्रीय टीम को अपने छिपे हुए पत्ते खोलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। दोनों देशों के बीच अगला मैच अपने इतिहास के कारण सबसे ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला मैच शुरुआती मुकाबलों में सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित है। इस मैच के लिए सट्टेबाजी जापानी टीम पर होगी, क्योंकि उनकी ऑल स्टार लाइनअप शानदार है। दोनों टीमों के बीच एकल मैच की घोषणा हो गई है और जो खिलाड़ी सामने आए हैं वे हैं ब्लेड और एन। दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी का मुकाबला एन से है, जो वर्तमान में 5वें स्थान पर है और वेलोर का गिल्ड मास्टर है। जैसे ही एन ने एवलॉन बैटलग्राउंड चुना, दोनों अपने गेमिंग पॉड्स में आ गए। बाकी लोगों के विपरीत, जिन्हें एक दूसरे से थोड़ी दूर भेजा गया था, दोनों एक दूसरे से केवल 10 मीटर की दूरी पर ही प्रकट हुए। एवलॉन का नक्शा उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यह मुख्य द्वीप पर स्थित न होकर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। हालांकि वहां कोई इमारतें नहीं हैं, क्योंकि यह केवल तैरता हुआ द्वीप ही है जिसे युद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। दोनों ने बिना किसी औपचारिकता के अपनी भिड़ंत शुरू कर दी। ब्लेड ने अपने ब्लेड की अविश्वसनीय पहुंच का इस्तेमाल करके एन की गर्दन पर निशाना साधा, लेकिन एन बस 1 इंच की दूरी से बच निकला। ब्लेड अभी भी बीच में ही था। एन ने इस मौके का फायदा उठाकर एन के पेट पर निशाना साधा। एन ने हथेली से वार किया, जिससे ब्लेड कुछ फीट दूर जा गिरा। इस हमले से ब्लेड की सेहत 3% कम हो गई। नुकसान भले ही ज्यादा न हो, लेकिन ब्लेड अब अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाजा लगा सकता है। ये रैंकिंग सिर्फ किरदार के स्तर का संकेत हैं, वास्तविक युद्ध क्षमता का नहीं। यही वजह है कि पैंडेमोनियम के कुछ खिलाड़ी इक्विनॉक्स द डेमन को सबसे ताकतवर खिलाड़ी मानते हैं। अगर आप दूसरों से पूछें तो वे एल्ड्रिच का जवाब देंगे, क्योंकि उसने उस समय भी हो वीवेई को हरा दिया था। लेकिन इस रैंक की प्रतिष्ठा अभी भी कायम है। ब्लेड अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा हमला शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने अपना ध्यान और भी केंद्रित कर लिया। इस बार उसने एन की गर्दन पर नहीं, बल्कि उसके कंधे पर निशाना साधा। जैसा कि पहले हुआ था, एन ने फिर से बाल बचकर हमले को चकमा दिया और पलटवार किया।
इस बार एन ने ब्लेड की छाती पर निशाना साधा क्योंकि वह एक ऐसा हमला करना चाहता था जो मैच का फैसला कर सके। एन की हथेली अचानक आसमानी नीले रंग की धुंध जैसी आभा से ढक जाती है। कैस्केडिंग वाटरफॉल पाम स्ट्राइक, एन ने कहा जब उसकी हथेली ब्लेड की छाती से टकराए। ब्लेड को इतनी बड़ी क्षति की उम्मीद नहीं थी और वह आसमान में उड़ गया। वह हवा में उड़ गया और एन ने एक के बाद एक हमले किए। निगलने वाली क्रेन, एन ने कहा। एन का दाहिना पैर उस आसमानी नीले रंग की आभा से ढक गया जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था और ब्लेड पर उसके हमले रुक गए। ब्लेड कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह भ्रमित स्थिति की बीमारी के प्रभाव में था। वह हवा में ही एक पंचिंग बैग बन गया और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। जब ब्लेड का स्वास्थ्य 20% तक पहुंच गया तो वह अपनी स्थिति की बीमारी से उबरने में कामयाब रहा। अब वह फिर से चल फिर सकता था, लेकिन एन ऐसा लग रहा था जैसे वह मैच तुरंत खत्म करना चाहता हो। ब्लेड देख सकता था कि एन उस आभा से उसके शरीर पर हमला कर रहा है जिसने उसे घेर रखा था। ब्लेड जानता था कि अगर उसने अपनी कोई छिपी हुई स्किल इस्तेमाल नहीं की तो वह हार जाएगा। उसने सोचा कि यह मैच हारने पर वह प्रतियोगिता हार सकता है क्योंकि एक नेक्रोमेंसर के खिलाफ टीम की लड़ाई आसान नहीं होती। उसने विकल्पों पर विचार किया और अपनी विशिष्ट जॉब क्लास स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिखरने वाली बारिश, एन ने कहा जैसे ही उसका पूरा शरीर उसकी आभा से ढंक गया। वह इस इवेंट को जल्दी खत्म करना चाहता है। सहन शक्ति की लड़ाई में वह ब्लेड के बराबर होगा, लेकिन रैंक 2 खिलाड़ी की तुलना में उसकी क्षति क्षमता बहुत कम है। दानव तलवार, जागो, ब्लेड चिल्लाया जैसे ही उसकी तलवार से अचानक एक गहरे लाल रंग की आभा फूटी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। दोनों खिलाड़ी हवा में ही आपस में भिड़ गए जिससे उनके आभामंडल आपस में टकरा गए। जब दोनों के आभामंडल आपस में टकराए तो धुएं का एक विशाल स्तंभ पूरे क्षेत्र में छा गया जिससे मैच का दृश्य देखना मुश्किल हो गया। जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि दोनों अभी भी हवा में हैं। एन का पैर, जो आभा से ढका हुआ है, ब्लेड के कटाना से अवरुद्ध हो रहा है। एन पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ब्लेड के लिए ये सच नहीं हो सकता। उसके कपड़े, जो नीले और हरे रंग के मिश्रण से बने थे, अब काले और लाल रंग में बदल गए हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं बदले हैं, ब्लेड का चेहरा अब एक ऐसे मुखौटे से ढका हुआ है जो किसी राक्षस जैसा दिखता है। इस राक्षसी मुखौटे के सिर पर किसी शैतान जैसे सींग नहीं, बल्कि कनपटी पर 2 सींग हैं। लेकिन जिसने इस बात की पुष्टि की कि यह वास्तव में एक राक्षसी मुखौटा था, वह कोई और नहीं बल्कि देव ही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप सचमुच निश्चित हैं कि वह राक्षस है? मालन ने पूछा, क्योंकि वह जानता है कि राक्षस चेहरे से नहीं दिखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अपने हथियार का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। वह मुखौटा राक्षसों की नकल करने के लिए है, इसलिए यह सटीक नहीं दिखता। अगर आप उसका दाहिना हाथ भी देखें तो वह अब इंसान का हाथ नहीं, बल्कि राक्षस का हाथ है। उसका बायां हाथ अभी भी इंसान का है, यानी वह पूरी तरह से राक्षसी नहीं है। उसके हाथ में जो कटाना है, उसके अंदर उस जमाने का कोई बंद राक्षस जरूर होगा। देव ने कहा। फिर देव ने उन राक्षसों की कहानी सुनाई जिन्हें उस समय उपद्रवी होने के कारण दंडित किया जाता था। अलग अलग क्षमताओं और शक्तियों वाले 5 राक्षसों को उनके अस्थिर व्यक्तित्व को नियंत्रित करने के लिए हथियारों में बंद कर दिया गया था। सृजन और विनाश में संतुलन बनाए रखने वाले सामान्य राक्षसों के विपरीत आपदा के 5 राक्षस विनाश के पक्ष में अधिक झुके हुए थे। जीवन की देवी और मृत्यु के देवता के प्रतिकूल होने के परिणामस्वरूप उनसे रहस्यमयी शक्तियों को धारण करने की उनकी क्षमता छीन ली गई। ये सजा ही काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन पांचों ने अपनी अक्षमता से निपटने के लिए अपना अस्तित्व ही बदल दिया। जिन राक्षसों ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों को इस्तेमाल करने की क्षमता खो दी थी, वे शक्ति की अन्य अवधारणाओं को समझने में कामयाब रहे। हालांकि शक्ति की प्रत्येक अवधारणा एक तक ही सीमित होती है, फिर भी उन्होंने उन अवधारणाओं में आसानी से महारत हासिल कर ली जिन्हें उन्होंने अपनाया और उनका इस्तेमाल अपने बदला लेने के लिए किया। निर्वासित राक्षसों में से एक ने ऐसी ही एक अवधारणा सीखी, वह थी नरसंहार। वह हर उस युद्ध में शक्तिशाली होता गया जिसमें वह भाग लेता था। युद्ध जितना ज्यादा खूनी होता, वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता। युद्ध की अपनी प्यास के कारण उसे नरसंहार का दानव कहा जाता है। नरसंहार के दानव को उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार में बंद करने के लिए अनगिनत दानवों की जरूरत थी। नरसंहार के दानव और बाकी 4 दानवों को बंद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उस समय का असमोडियन आत्मा समनकर्ता था। आत्मा समनकर्ता ने जीवन और मृत्यु के दूतों के साथ मिलकर नरसंहार के दानव को उसके भौतिक शरीर से अलग कर दिया और उसकी आत्मा को उस हथियार में बंद कर दिया जो अब ब्लेड के पास है। प्रत्येक सीलबंद हथियार को शापित हथियार कहा जाता है क्योंकि इन हथियारों में मौजूद 5 राक्षसों की आत्माएं अपने धारक पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। ये हथियार स्वयं शक्तिशाली और बेजोड़ हैं, लेकिन इन्हें अपने अंदर मौजूद निर्वासित राक्षसों के नियंत्रण का विरोध करना होगा। देव ने कहा, वाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे 4 और हथियार भी हैं? मालोन ने कहा,
क्या ऐसी कोई संभावना है कि राक्षस हथियार चलाने वाले को पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा? जैद ने पूछा। इसकी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने एक ही हथियार से पूरे देश का नरसंहार कर दिया। देव ने उत्तर दिया, जिससे दूसरे का ध्यान पुनः मैच पर केंद्रित हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आपने अपने राक्षस ब्लेड ब्लैक स्टार के अंदर राक्षस आत्मा तालीम को जागृत किया है। आपके कब्जे का वर्तमान स्तर 30%। सभी आंकड़े 15% बढ़ जाएंगे। ब्लेड अब पहले से अलग है क्योंकि उसकी ताकत में वृद्धि तो बस हिमशैल की नोक मात्र है। तलवार कला, रात्रि आकाश। ब्लेड ने अपनी गूंजती आवाज में बुदबुदाया। अपनी तलवारबाजी से ब्लेड ने एन द्वारा इस्तेमाल किए गए शैटरिंग रेन कौशल को रोक दिया। ब्लेड की गति अब एन के हमले की गति से मेल खाती है। अब उनकी गति बराबर होने पर ब्लेड ने पलटवार करने के इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एन को जमीन पर गिरा दिया। ब्लेड ने ये काम आसानी से कर लिया क्योंकि अब वह एन से 2 कदम ज्यादा ताकतवर हो गया था। तलवार कला, गिरता हुआ रात्रि आकाश। ब्लेड ने बुदबुदाया जब उसका कटाना उसकी आभा से ढक गया। एन सिर्फ एक पैर से हमले को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने दूसरे पैर से हमला करने का फैसला किया। अतिरिक्त बल के बावजूद ब्लेड एन पर हावी हो गया। ब्लेड ने एन को जमीन पर पटक दिया, लेकिन एन ने अपनी कुशलता से अपनी लैंडिंग को आसान बना लिया। ऋषि कला, बहती नदी। एन ने कहा जैसे ही उसका शरीर उसकी आभा से ढक गया। एन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आभा ने उसके गिरने को सहारा दिया, जिससे उसकी सेहत में केवल 2% की कमी आई। ब्लेड एन से कुछ मीटर दूर उतरा। उसने अपने प्रतिद्वंदी पर कोई दूसरा हमला नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि एन उसका इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उन मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा ताकतवर हैं जिनसे मैंने पूर्वी महाद्वीप में लगातार लड़ाई लड़ी है। आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर जॉब क्लास हैं, यानी मार्शल सेज। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। ब्लेड ने अपनी तलवार की आभा से अपने कटाना को भरते हुए कहा। आपका यह मानना सही है कि मैं एक मार्शल सेज हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी मार्शल सेज बराबर हैं। अगर आपको ये पहले से पता है तो मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपने भी यही किया था। एन ने कहा, जैसे ही उसकी आंखें अचानक यिन और यान के प्रतीक की तरह हो गईं। ऋषि कला, सांसारिक आकर्षण। एन ने कहा। फिर एन ने एक गोलाकार गति की, जिससे एक ब्लैक होल जैसी खिंचाव वाली शक्ति उसकी ओर खींचने लगी। ब्लेड ने खींचने की इस गति का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उस तरह काम नहीं कर रहा था जैसा वह चाहता था। ब्लेड का शरीर एन की ओर खींच गया, जो अभी भी अपनी आभा का निर्माण और उसे चरम सीमा तक संघनित कर रहा था। मार्शल सेज आर्ट्स, यिन और यान का क्रम। एन ने कहा। फिर एन ने अपने पैरों के नीचे एक वृत्त बनाया जिससे यिन और यान का प्रतीक उत्पन्न हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्शकों के नज़रिए से दुनिया मानो धीमी हो गई। सच तो यह है कि अब वे एन के नज़रिए को देख रहे हैं जिसने सांसारिक ऊर्जा का उपयोग करने वाली मार्शल सेज आर्ट को सक्रिय कर दिया था। ये बुरा है ब्लेड, तुमने मुझे बहुत देर से बुलाया है। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारा विरोधी एक मार्शल सेज है तो तुम्हें लड़ाई की शुरुआत में ही मेरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। कटाना में मौजूद शैतानी आत्मा तालीम ने ब्लेड को टेलीपैथी के जरिए संदेश भेजा। ब्लेड ने राक्षस आत्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे भी हाल ही में पता चला था। पूर्वी महाद्वीप में मार्शल सेज दुर्लभ हैं। किसी खिलाड़ी के लिए यह उपलब्धि हासिल करना इस बात का संकेत होगा कि उसमें अपार क्षमता है। जैसे ही ब्लेड यिन और यान घेरे में दाखिल हुआ, एन ने खुद उस पर हथेलियों से कई वार किए। एन किसी असुर की तरह लग रहा था जो दुनिया में उतरा हो और किसी अयोग्य को सजा दे रहा हो। ब्लेड के पास जवाबी हमला करने का भी मौका नहीं था क्योंकि यिन और यान घेरे में घुसते ही 3 सेकंड के अंदर उसकी मौत हो गई। ब्लेड की तेज हार दर्शकों के लिए एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे नंबर का खिलाड़ी इतनी जल्दी हार जाएगा। गेमिंग पॉड से बाहर निकलते समय एन के चेहरे पर राहत की लहर थी क्योंकि शुरुआती कुछ इवेंट्स में सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के हुनर दिखाने की उसकी योजना कामयाब रही। बाकी इवेंट्स के उलट उसका जॉब क्लास ज़्यादा फाइटिंग पर केंद्रित है, इसलिए उसे पता है कि चौथे इवेंट में वो कमाल कर देगा। उसे भी लगता है कि हो वीवेई को हराने की उसकी संभावना ज़्यादा है, बशर्ते वो उनके बीच की दूरी कम कर सके। किसने सोचा होगा कि ब्लेड हार जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जापानी राष्ट्रीय टीम हार गई है। अगर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम को अगले मुकाबले में आगे बढ़ना है तो उन्हें टीम मैच भी जीतना होगा। उद्घोषक ने खिलाड़ियों को उनके गेम पॉड की ओर निर्देशित करते हुए कहा। प्रत्येक टीम के कप्तान ने सिक्के उछाले और वह दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम के पक्ष में गिरा। एन ने पहला युद्ध क्षेत्र स्टेडियम चुना क्योंकि अन्य युद्ध क्षेत्रों में वे काफ़ी कमज़ोर होते। उनकी टीम सामरिक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। स्टेडियम का युद्ध क्षेत्र रोमन कोलोसियम की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन दर्शक खाली थे। दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद थीं, लेकिन उन्हें तुरंत हिलने डुलने की अनुमति नहीं थी।
स्टेडियम के बीचों बीच ब्लीचर्स पर बने एक मंच पर अचानक किसी की आकृति दिखाई दी। स्वागत है ग्लेडिएटर्स। अगर तुम मुझे प्रभावित कर पाए तो मैं तुम्हें युद्ध के उस आनंद के बदले में कुछ दे सकता हूं जो तुम सभी चुनौती देने वालों से मिलता है। मैं, युद्ध का देवता अरेस, उन सभी का स्वागत करूंगा जो मुझे युद्ध का आनंद दिखा सकें। युद्ध के देवता अरेस ने अपनी गूंजती आवाज में कहा। खिलाड़ियों को पता ही नहीं था कि युद्ध के देवता ने क्या कहा, लेकिन अरेस ने ताली बजाई। अखाड़ा अचानक उन्हें देखने वाले लोगों से भर गया। ये सभी दर्शक दरअसल खेल में लॉग इन करके वहां चल रहे घटनाक्रम को देख रहे लोग थे। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें असली मैच में दर्शक के रूप में चुना गया। फिर दो पट्टियां तैर रही थीं जिनके नीचे दोनों राष्ट्रीय टीमों के नाम लिखे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस पट्टी का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि यह युद्ध के देवता से संबंधित है। लड़ाई शुरू करो, युद्ध के देवता अरेस ने अपनी गूंजती आवाज में घोषणा की। अब गति पर लगा प्रतिबंध हट गया है और खिलाड़ी अब आगे बढ़ सकते हैं। जापानी राष्ट्रीय टीम ने हमला शुरू किया और वायु और ब्लेड दोनों तुरंत विरोधी टीम के पास पहुंच गए। ब्लेड ने एन की गर्दन पर हमला किया, जबकि वायु ने क्रीपिसू के शरीर पर निशाना साधा। एन घबराया नहीं और पिछली बार की तरह बाल बाल बचकर हमले से बच निकला, जबकि क्रीपिसू ने हमले को रोकने के लिए एक हड्डी की दीवार तैयार कर ली। जापानी राष्ट्रीय टीम की मारिपोसा ने फिर अपने बीटल, मेंटिस और बटरफ्लाई सोलबाउंड छोड़े। जापानी राष्ट्रीय टीम के अन्य दो सदस्यों ने अपने सहायक मंत्रों का इस्तेमाल करके अपने दो अग्रिम पंक्ति के सदस्यों को मजबूत किया। लगता है आप बहुत जल्दी कर रहे हैं बूढ़े आदमी। क्रीपिसू की आवाज़ हड्डी की दीवार के पीछे से आई। मैं तुम्हें जानता हूँ छोटे बच्चे, हम सब में तुम सबसे खतरनाक हो। वायु ने उत्तर दिया क्योंकि वह जानता था कि मरे हुओं के राजकुमार से ही उन्हें सावधान रहना है। मुझे इस बारे में नहीं पता। डॉन क्विकसोर्ट को बुलाओ, क्रीपिसू ने अपने मरे हुए शूरवीर को बुलाते हुए कहा। फिर वह मरा हुआ शूरवीर वायु की ओर बढ़ा और उसे आसानी से मरे हुए राजकुमार पर हमला करने से रोक दिया। वायु आसानी से डॉन क्विकसोर्ट पर हावी नहीं हो सका क्योंकि उस मरा हुआ शूरवीर में डॉन क्विकसोर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा सहनशक्ति और ताकत थी, जबकि उसकी गति और ताकत बहुत ज्यादा थी। जब क्रीपिसू को कुछ पलों की राहत मिली तो उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों की मदद के लिए रॉबिन हुडी को बुलाया। मारिपोसा द्वारा बुलाए गए सोलबाउंड दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम के 3 सहायक सदस्यों पर दबाव डाल रहे हैं। वायु जानता था कि वह क्रीपिसू को सिर्फ आधे अधूरे हमलों से नहीं हरा सकता। उसने क्रीपिसू पर हमले जारी रखते हुए स्टेडियम में वायु तत्वों को इकट्ठा करने का फैसला किया। वह मारिपोसा का थोड़ा शुक्रगुजार है क्योंकि क्रीपिसू का ध्यान अब आधा हो गया है क्योंकि वह मरे हुए शूरवीर रॉबिन हुडी को भी नियंत्रित कर रहा है। वायु ने यह नहीं देखा कि क्रीपिसू भी उसके हमलों से बचते हुए कुछ चालाकी कर रहा है। देव से लड़ते हुए अगर उन्होंने एक बात सीखी है तो वह है समग्र स्थिति पर गौर करना। क्रीपिसू भले ही युद्ध के दौरान देव की तरह पूरी तरह से न हो, जहां वह लगातार योजना बनाता रहता है और युद्ध के बीच में स्थिति का आकलन करता रहता है, लेकिन वह कुछ हद तक एक साथ कई काम कर सकता है। हर बार जब वह दूर जाता है तो जमीन पर छोटे छोटे जादुई घेरे छोड़ जाता है जो पल भर में अदृश्य हो जाते हैं। वह वायु के तेज और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हमलों से बचते हुए ऐसा करने में कामयाब रहा। सिर्फ चकमा देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती थी क्योंकि अगर क्रीपिसू बच नहीं पाया तो वायु के हमले का खामियाजा डॉन क्विकसोर्ट को भुगतना पड़ेगा। इससे उस मरे हुए शूरवीर का स्वास्थ्य पहले ही आधा रह गया था। वायु के लगातार हमले आखिरकार रंग लाए और उसकी तलवार अब हरे रंग की ऊर्जा से चमक उठी। उसके कटाना के एक ही वार से एक बड़ा बवंडर निकला जो क्रीपिसू और उसके पीछे वालों पर निशाना साध रहा था। क्रीपिसू जानता था कि चकमा देने से उसकी टीम को नुकसान होगा। अगर उसे चोट लगती है तो वायु उसे मार सकता है क्योंकि वह जानता है कि बूढ़ा आदमी हवा में हमला कर सकता है। क्रीपिसू के पास जमीन पर लगाए गए जादुई घेरों को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जादुई घेरों की संख्या उसकी मूल संख्या से कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उपयोगी नहीं होंगे। सक्रिय करें, मरे हुओं की दुनिया में आपका स्वागत है, क्रीपिसू ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा। जमीन पर बनाए गए छोटे छोटे जादुई घेरे अचानक प्रकट हो गए और पूरे स्टेडियम को ढकने लगे। स्टेडियम अचानक मृत्यु देवता के धुएं से ढकने लगा। नक्शे में कुछ बेतरतीब जगहों पर कुछ कब्रें भी दिखाई देने लगीं। मरे हुए लोगों की दुनिया में आपका स्वागत है से प्रभावित क्षेत्र मृत्यु के देवता के धुएं से प्रदूषित हो जाएगा। जिन लोगों को मृत्यु के देवता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है या जो आशीर्वाद प्राप्त लोगों के समूह में हैं, उन्हें डिबफ प्राप्त होगा। आशीर्वाद के बिना लोगों की रक्षा 5% तक कम करें। जिनके पास आशीर्वाद नहीं है वे प्रति सेकंड 0.01% मान खो देंगे। अगर उनके पास मान नहीं है तो वे प्रति सेकंड 0.01% स्वास्थ्य खो देंगे। क्षेत्र के सभी मरे हुए लोगों की ताकत और स्वास्थ्य पुनर्जनन में 50% की वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में 10 जादुई घेरे लगाए गए हैं। इस कौशल की अवधि 10 मिनट होगी।
उबा हुआ अरेस अचानक उस सिंहासन पर सीधा बैठ गया जिस पर वह बैठा था, क्योंकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम के प्रति उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ गया था। दर्शकों ने ये देखा, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान स्टेडियम में हो रहे मुकाबले पर था। डॉन क्विक्सोर्ट और रॉबिन हुडी ने अपने हमलों की गति बढ़ा दी जिससे उनके विरोधी पीछे हट गए। रक्षा पंक्ति की कमजोरी भले ही छोटी रही हो, लेकिन मजबूत हमले इस छोटे से डिबफ को बड़ा खेल बदल देंगे। इसके अलावा क्रीपिसू अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे अपनी ओर आ रहे बवंडर को रोकना था। अंधेरे का कवच, क्रीपिसू ने कहा जब उसने अपने सभी सहयोगियों को शुद्ध छाया से बने कवच से सुसज्जित किया। जब तक कवच ऑफ डार्कनेस पहना हुआ है, तब तक यह एक हमले को रोक सकता है। ये केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता है। डीपीएस हमले भी पहनने वाले पर असर नहीं कर पाएंगे। क्रीपिसू ने जो महान कौशल सीखे हैं उनमें से एक है अंधकार का कवच मंत्र। वायु भी इस कौशल से परिचित नहीं है, क्योंकि केवल देव ने ही इसका प्रयोग होते देखा है। ये कौशल इतना उत्तम है कि इसने जुड़वां खंजरों के आदिम आयुध के तत्काल मारक कार्य को भी अवरुद्ध कर दिया। क्रीपिसू की ओर बढ़ रहे बवंडर को अंधेरे का कवच पहने डॉन क्विक्सोर्ट ने रोक दिया। क्रीपिसू जानता था कि इस बवंडर को सिर्फ अंधेरे के कवच से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जैसा उसने सोचा था, बवंडर डॉन क्विक्सोर्ट के पास से गुजर गया। बवंडर उसके भी पास से गुजर गया, जबकि अंधेरे का कवच बिखर गया क्योंकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। टीम के बाकी सदस्य भी सुरक्षित हैं, लेकिन अंधेरे का कवच नष्ट हो गया। उन्हें मिले इस मौके का फायदा उठाकर वे युद्ध का रुख मोड़ने में कामयाब रहे। ब्लेड को एक बार फिर एन ने उड़ा दिया और जापानी राष्ट्रीय टीम अचानक कोने में पहुंच गई। प्रतियोगिता के इस चरण में वे लापरवाह नहीं हो सकते और अपनी ताकत बचाए नहीं रख सकते। मारिपोसा, हमें कुछ समय दो, ब्लेड ने कहा, क्योंकि उसे इस समय राक्षस आत्मा के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने की आवश्यकता थी। ब्लेड और वायु दोनों ने उन कौशलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो वे फाइनल के लिए बचाकर रख रहे थे। ब्लेड एक गहरे लाल रंग की लौ में लिपटा हुआ है, जबकि वायु हवा से बने एक गोले में। मारिपोसा जानती थी कि उसे भी अपने खेल में सुधार करना होगा, इसलिए उसने लेवल 200 पर समनर्स को दिए गए कौशल का इस्तेमाल किया। सीमा तोड़ो, मारिपोसा ने कहा जब उसने समन करने वालों को दिया गया 200 स्तर का कौशल दिखाया। एक ही हुनर से मारिपोसा ने अपने शस्त्रागार के सभी सोलबाउंड्स को मुक्त कर दिया। अब युद्ध क्षेत्र में 7 बग सोलबाउंड्स मौजूद हैं। अनडॉन्टिंग स्टैग बीटल, साइकेडेलिक बटरफ्लाई, क्रिस्टल मैंटिस, जेनरेटर सेंटीपीड, सोनिक ड्रैगनफ्लाई, स्टिंग बग और वाइवन हॉपर अब युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। लिमिट ब्रेक कौशल के कारण खिलाड़ी मारिपोसा के सभी सोलबाउंड जारी कर दिए गए हैं। सोलबाउंड्स को बुलाए जाने के 10 मिनट के दौरान उनके आंकड़े 50% अधिक होंगे। विशाल स्टेडियम अचानक ही उस क्षेत्र में मौजूद सभी बग सोलबाउंड से छोटा लगने लगा। सभी विशालकाय बग सोलबाउंड्स दुश्मन टीम पर टूट पड़े। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम का एक सदस्य इस हमले का सामना नहीं कर सका और परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। क्रियोपिसू भी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि वह एक साथ 7 राक्षसों से नहीं निपट सकता था। उसके पास अपने सभी मरे हुए शूरवीरों को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मूमी और वोडू मैरी को बुलाया। चून की लड़ाई क्रीपिसू पर केंद्रित थी। उसके आकर्षक मंत्रों और मरे हुए शूरवीरों के कारण जापानी टीम को पता ही नहीं चला कि एन पहले से ही उनके पास है। मारिपोसा को भी बहुत देर से पता चला क्योंकि एन को ढंकने वाले अंधेरे के कवच का इस्तेमाल अभी बाकी था, जिससे वह स्टेडियम के उदास माहौल में छिप गया। एन ने जापानी राष्ट्रीय टीम के 2 अन्य सदस्यों का काम जल्दी निपटा दिया क्योंकि वे उसके द्वारा पहुंचाए गए सभी नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त टैंक नहीं थे। उसे मारिपोसा को भी मारना था, लेकिन साइकेडेलिक बटरफ्लाई की मदद से क्रिस्टल मैंटिस ने उसे मारिपोसा को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। क्रिस्टल मैंटिस के तीखे पंजे किसी भी इंसान को आसानी से आधा काट सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एन के गिरे हुए टीम सदस्य के साथ हुआ था। साइकेडेलिक बटरफ्लाई भी उस पाउडर का इस्तेमाल कर रही है जो वह दूसरे बग सोलबाउंड्स को मजबूत करने के लिए छोड़ रही है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम के एक और खिलाड़ी को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। सोनिक ड्रैगनफ्लाई उनके पुजारी खिलाड़ी को मारने में कामयाब रहा। पुजारी खिलाड़ी की मदद के बिना दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम का टैंक खिलाड़ी भी गिर गया। उसने डैमेज रिवर्सल नामक एक कौशल का इस्तेमाल करके जेनरेटर सेंटीपीड को मार गिराया। मारिपोसा भले ही अपनी टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ियों की रक्षा के लिए अकेली हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ऐसा नहीं कर सकती। अब वह असली वजह दिखा रही है कि युद्ध के मैदान में समनर्स खतरनाक क्यों होते हैं। उसने सोलबाउंड्स को इस तरह से समन्वित किया कि क्रीपिसू और एन को पिन कर दिया। उसे बस 5 मिनट का समय चाहिए था और उनकी जीत पक्की हो जाती। उसे इस बात पर यकीन तो था, लेकिन वह क्रीपिसू के पास मौजूद एक मरे हुए शूरवीर की एक ज़रूरी चीज़ भूल गई। जब उसने देखा कि उसके ऊपर कीलें और रस्सियां पहले से ही प्रकट हो रही थीं, तो वहां से हटने में बहुत देर हो चुकी थी। क्रीपिसू के सामने मारिपोसा जैसी दिखने वाली एक छोटी गुड़िया बनाई जाती है। इस गुड़िया से होने वाला नुकसान किसी खिलाड़ी पर डालने पर लक्ष्य के स्वास्थ्य के कुल 75% पर प्रतिबिंबित होगा।
इस कौशल के प्रभाव से मारिपोसा का स्वास्थ्य अचानक तेजी से कम हो रहा है। उसके पास इस नुकसान को अपने एक सोलबाउंड पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नुकसान अनडॉन्टिंग स्टैग बीटल की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन उसने फिर से कुछ गड़बड़ देखी। सिर्फ एक ही डैमेज ट्रांसफर से, जिसने उसके स्वास्थ्य का 50% नुकसान पहुंचाया, उसकी सोलबाउंड तुरंत प्रकाश के कणों में बदल गई। नतीजतन मारिपोसा को अचानक खून की खांसी हुई। वुडू मैरी द्वारा बनाए गए लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया ऐसी नहीं है जिसे स्थानांतरण कौशल या मंत्रों से आसानी से तोड़ा जा सके। वह शरीर के बजाय लक्ष्य की आत्मा या आत्मा को चिन्हित करती है, जो इस कौशल को समन खिलाड़ियों के लिए खतरनाक बनाता है। क्रीपिसू ने अपनी लड़ाई के दौरान इक्विनॉक्स पर इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इक्विनॉक्स ने सारा नुकसान वापस करने के लिए रिवाइंड का इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप मारिपोसा को 40% स्वास्थ्य का नुकसान हुआ, क्योंकि एक सोलबाउंड की अचानक मृत्यु के कारण उसे भी नुकसान हुआ। अरेस के प्रति संतुष्टि का स्तर दोनों टीमों के लिए लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ी। एन क्रिस्टल मैंटिस के हमले के पैटर्न को समझने में कामयाब रहा और उसने अपना जवाबी हमला जारी रखा। बग सोलबाउंड्स की कमजोरी यह है कि कुछ बग केवल अपनी सहज प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल मैंटिस उन बग मॉन्स्टर्स में से एक है जो अपनी सहज प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि उसे पढ़ लेने का मतलब मौत है। एन ने तब तक अपने हमले जारी रखे जब तक कि क्रिस्टल मैंटिस युद्ध में गिर नहीं गया। फिर उसने अपनी ऋषि कला का इस्तेमाल करके साइकेडेलिक बटरफ्लाई को खींच लिया और उसे भी मार डाला। स्टिंग बग और सोनिक ड्रैगनफ्लाई ने देखा कि उनकी मालकिन असहाय है, इसलिए वे उसकी मदद के लिए अपनी वर्तमान लड़ाई छोड़कर चले गए। सोनिक ड्रैगनफ्लाई ने स्टिंग बग की मदद से एन को काफ़ी हद तक तेज कर दिया है, जो बदबू का इस्तेमाल करके दुश्मनों के आंकड़े कम कर देता है। क्रीपिसू अब बाकी सोलबाउंड से आज़ाद है, लेकिन वाइवन हॉपर से निपटना आसान नहीं है क्योंकि उसे कम रैंक वाला ड्रैगन माना जाता है। मूमी इस समय वाइवन हॉपर से बचाव कर रही है, लेकिन उसके बढ़े हुए आंकड़े 4 मरे हुए शूरवीरों की लड़ाई के बावजूद भी उससे निपटना आसान नहीं है। वाइवन हॉपर के एक वार से ही डॉन क्विक्सोट लगभग मर चुका है। अगर वुडू मैरी ने डॉन क्विक्सोट को ठीक नहीं किया होता तो शायद वह पहले ही गिर जाता। क्रीपिसू और एन भले ही शांत और संयमित दिख रहे हों, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें अब लड़ाई खत्म करनी होगी क्योंकि वे दोनों खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत को महसूस कर सकते थे। एन जानता था कि सोलबाउंड्स को हराने के लिए पहले समनकर्ता को हराना होगा, लेकिन वह मारिपोसा के करीब नहीं पहुंच सकता। कोई विकल्प नहीं। मार्शल सेज आर्ट्स फॉक्स हंट, एन ने कहा और वह अचानक स्टेडियम से गायब हो गया। दर्शक सोच रहे थे कि एन कहाँ गायब हो गया, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे। ठीक 1 सेकंड बाद उड़ती हुई मारिपोसा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आत्माएं भी प्रकाश के कणों में बदल गईं। कोई विकल्प नहीं। मार्शल सेज आर्ट्स फॉक्स हंट। जब एन ने ये शब्द कहे तो उसने अपनी सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने एक पल के लिए प्रकाश की गति को पार कर लिया और मारिपोसा की छाती में छेद कर दिया। वह मारिपोसा का दिल चुराने में कामयाब रहा और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। आपने फॉक्स हंट को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया है। चूंकि आपका शरीर अभी तक ऋषि का शरीर नहीं बना है, इसलिए तीव्र प्रतिक्रिया के कारण आप कमजोर अवस्था में पहुंच जाएंगे। सभी आंकड़े एक दिन के लिए 50% कम हो जाएंगे। दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने मारिपोसा को प्रकाश के कणों में बदलते देखा। एन जश्न मनाती, लेकिन दोनों योद्धा अपनी शक्ति का संघनन कर चुके थे। अंधेरी लपटों से एक राक्षसी ब्लेड प्रकट होता है। उसका शरीर देव की तरह ही रूनिक अक्षरों से ढका हुआ है, लेकिन रूनिक अक्षर लाल चमक रहे हैं। उसकी आंखों का श्वेतपटल काला है, परितारिका लाल है और पुतली भी काली है। उसके सिर पर किसी शैतान की तरह 2 सींग निकल रहे हैं। उसकी त्वचा का रंग, जो बैंगनी होना चाहिए था, अब गुलाबी होने के कारण बदल गया है। ब्लेड के बाल, जो पहले काले थे, अब भूरे हो गए हैं। उसके कपड़ों का रंग बदल गया है और अब उसकी त्वचा ज्यादा दिखाई दे रही है, जिससे उसकी प्रशंसक लड़कियां और भी जोर से चीख रही हैं। वायु भी बदल गया है और उसके लहराते बाल अब ऐसे लगते हैं जैसे वे प्राकृतिक बालों से नहीं, बल्कि हवा से बने हों। उसके बाल लहराने लगे हैं और उनके सिरे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए उनका आकार बिगड़ गया है। उसकी आंखें अब बस हरे रंग की चमकती रोशनी हैं और उसकी सांसों से इतना दबाव निकलता है कि कोई भी डर के मारे कांप सकता है। उसके कपड़ों पर मौजूद बादल हिलने लगे और कुछ तो भौतिक धरातल पर भी प्रकट हो गए। उसके पैर भी मानो टिमटिमाते हुए अस्तित्व में आते जाते दिखाई दिए। उसका शरीर भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन देखने में वह उसके पैरों से ज्यादा ठोस लग रहा था। जैसे ही ब्लेड ने अपने शरीर पर नियंत्रण पाया, वह तुरंत एन की ओर बढ़ा। फिर उसने अपना कटाना एन की ओर मारा, लेकिन एन अपनी आभा से एक ढाल बनाने में कामयाब रहा। ढाल तो सामान्य रूप से टिकी रहती, लेकिन उसके आंकड़ों में आई भारी गिरावट ऐसी स्थिति में कोई मददगार नहीं है। एन उड़ जाता है और उसका स्वास्थ्य तुरंत 30% तक गिर जाता है। दर्शकों के नज़रिए से ब्लेड ने सिर्फ 1 वार किया, लेकिन असल में उसने 5 वार किए।
वार इतने तेज थे कि एन को 3 वार मिले, जबकि बाकी 2 उसने रोक लिए। क्रीपिसू एन की मदद करने ही वाला था कि अचानक एक कटाना उसके सिर की ओर बढ़ गया। वह बचाव करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसके पास मूमी के साथ कॉप स्वैप का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्रीपिसू, जिसे हमले का सामना करना था, ने अपने सेमी टैंक एंडेड नाइट मूमी के साथ जगह बदल ली। मूमी हमला झेलते ही सिहर उठा और उसकी आधी सेहत तुरंत चली गई। उसके सेमी टैंक एंडेड ने तलवार के एक वार से अपनी आधी सेहत गंवा दी। इसका मतलब था कि यह क्रीपिसू के लिए एक जानलेवा हमला था। आपकी टीम के सदस्य एन की मृत्यु हो गई है। क्रीपिसू को जो घोषणा मिली उससे वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि एन इतनी जल्दी गिर जाएगा। उसे स्टेटस में कमी के बारे में पता था, लेकिन एन के पास कई ऐसे हुनर थे जो उसे शारीरिक हमलों से बचने में मदद कर सकते थे। जब ये सब हो रहा था, तब जापानी राष्ट्रीय टीम के लिए अरेस का संतुष्टि मीटर अचानक भर गया। युद्ध के देवता अरेस जापानी राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन से प्रसन्न हैं। सभी क्षति में 10% की वृद्धि होगी। क्रीपिसू, जो पहले से ही घिरा हुआ था, ने सोचा कि यह बफ उसके लिए सबसे बुरे समय पर नहीं आ सकता था। वुडू मैरी ब्लेड या वायु को लॉक नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उनकी आत्माओं को नुकसान पहुंचाने वाली गुड़िया नहीं बना सकती थी। मूमी ने उन्हें अपनी पट्टियों से बांधने की कोशिश की, लेकिन दोनों रूपांतरित योद्धा आसानी से छूट गए। दोनों में सबसे खतरनाक असल में ब्लेड है, जो लड़ाई लंबी होने के साथ साथ और भी ताकतवर होता जाता है। क्रीपिसू ने यह इसलिए देखा क्योंकि ब्लेड उस हड्डी की दीवार को नहीं काट पा रहा था जिसका इस्तेमाल वह बचाव के लिए करता है। क्रीपिसू ने हार नहीं मानी क्योंकि उसके पास एक आखिरी चिप बाकी थी। एक ऐसा हुनर जो युद्ध के रुख को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। एक ऐसा हुनर जो युद्ध के मैदान को पल भर में आपके अपने खेल के मैदान में बदल सकता है। अंडरवर्ल्ड डोमेन लिम्बो, क्रीपिसू ने कहा, जैसे ही उसके शरीर से मृत्यु की प्रबल आभा निकली। मौत का आभास एक ताबूत में प्रकट हुआ जिसने क्रीपिसू को अपने अंदर खींच लिया और फिर जोर से बंद हो गया। ताबूत जमीन पर गिर गया और पूरे अखाड़े को कब्रिस्तान में बदल दिया। सूट पहने एक आदमी अचानक स्टेडियम के बीचों बीच प्रकट हुआ। सूट पहने उस आदमी ने अरेस की तरफ देखा, उसे हाथ हिलाया और फिर अपनी बेत जमीन पर थपथपाई, फिर गायब हो गया। जापानी राष्ट्रीय टीम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब भी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम के किसी सदस्य की मृत्यु होती है, तो उस जगह पर एक कब्र का पत्थर लगा दिया जाता है जहां उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि मृत टीम के सदस्य अपनी कब्रों से मरे हुए के रूप में जीवित हो उठते हैं। चारों मरे हुए सदस्यों को पुनर्जीवित होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें क्रीपिसू से पहले ही इसकी घोषणा मिल चुकी थी। अब वे असीमित सहनशक्ति वाले मरे हुए हैं और क्रीपिसू के प्रिंस ऑफ द अनडेड की उपाधि से और भी मजबूत हो गए हैं। अब उन्हें मरे हुए अधीनस्थ माना जाता है। यहाँ तक कि मरे हुए शूरवीर भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, क्योंकि क्रीपिसू लिम्बो के क्षेत्र को बुलाता है जहाँ बैरन सामेदी का बहुत अच्छा नियंत्रण है। फिर क्रीपिसू एक ताबूत से पूरी तरह से तैयार सज्जन के रूप में बाहर आया। क्रीपिसू ने फिर अपनी लाठी जमीन पर थपथपाई, जिससे उसके पीछे धुआं इकट्ठा हो गया। ये धुआं दरअसल लिम्बो में उन लोगों की आत्माएं हैं जो प्रेत के रूप में प्रकट हुए थे। चलो पार्टी शुरू करते हैं, क्रीपिसू ने ऊर्जावान मुस्कान के साथ चिल्लाया। फिर अखाड़े में मौजूद प्रेत और सभी मरे हुए लोग ब्लेड और वायु की ओर दौड़ पड़े। दोनों ने मरे हुए लोगों के इस सैलाब का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंततः क्रीपिसू द्वारा इस्तेमाल किए गए डोमेन कौशल के आगे दबकर गिर पड़े। दर्शक और यहाँ तक कि दूसरे प्रतियोगी भी उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक असली डोमेन स्किल का इस्तेमाल होते देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक डोमेन स्किल ही है जो पैंडेमोनियम के ताकतवर लोगों को अलग करती है। मरे हुओं के राजकुमार के लिए इसका मतलब था कि वह एक अर्धदेव के बराबर का प्राणी बन सकता है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय टीम को अगले दौर में आगे बढ़ने के लिए बधाई। युद्ध का अंत डोमेन कौशल द्वारा 2 रूपांतरित योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने के साथ हुआ। जापानी टीम की हार के कारण वहां एक उदास माहौल देखा जा सकता था, लेकिन दर्शकों ने उनका उत्साहवर्धन किया। दर्शकों के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मुकाबला किसी भी तरह से हार का कारण नहीं बना। उन्होंने एक रोमांचक मैच दिया जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ मैचों में से एक माना जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मैच देखने के बाद दर्शक पिछले मैच भी भूल गए। अगले कुछ मैच भी काफ़ी रोमांचक रहे, लेकिन जापान बनाम दक्षिण कोरिया मैच देखने का रोमांच फीका नहीं पड़ा। जर्मनी बनाम फ्रांस का मुकाबला जर्मनी की टीम फाइट में शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि फाउस्ट और आइस एक ऐसी जोड़ी थी जिसे आसानी से नहीं हराया जा सकता था। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के बीच अगला मुकाबला यूनाइटेड किंगडम की जीत में समाप्त हुआ, क्योंकि पेनड्रैगन ने एकल मैच में भाग लिया। इसके बाद मलिन ने टीम मैच में दुश्मन टीम को धूल चटा दी, क्योंकि उसके सभी मंत्रों ने लगभग पूरे अखाड़े को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यूक्रेन और फिनलैंड के बीच मैच में फिनलैंड की जीत हुई, क्योंकि सेर्सी के शापों को दूर करना मुश्किल था क्योंकि वेपर उसके साथ लड़ रहा था। स्वीडन और इटली के मैच को सबसे ज़्यादा अनुमानित कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रे ने ज़रा भी पीछे नहीं हटी।
उसने 3 मिनट में ही दुश्मन टीम को धूल चटा दी। रूस बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच को ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरा मैचअप कहा जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास श्वेतों को तुरंत खत्म करने के लिए कोई हाई बर्स्ट डैमेज नहीं है। मलेशिया बनाम थाईलैंड मैच 1:2 पर समाप्त हुआ क्योंकि मलेशियाई टीम प्ले में बेहतर होने के कारण मैच हार गई। आखिरी क्वालिफाइंग मैच इस समय सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार में है क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि 16 मैचों में कौन प्रतिनिधित्व करेगा। दुबे भले ही बेहतरीन हो लेकिन आमने सामने की स्थितियों में वह कमज़ोर है। अपोला की तो पहले से ही तय है, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि दूसरा कौन होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रीपिसू और ओल्ड मैन वायु के मैच के अलावा बाकी मैच लगभग एक तरफा थे। मुझे उम्मीद है कि आखिरी क्वालिफाइंग मैच शानदार होगा। मालन बड़बड़ाया क्योंकि अपने दोस्त के मैच से उसे जो उत्साह महसूस हुआ वह वाकई कुछ और ही था। आपको क्या लगता है हमारे देश के लिए एकल खिलाड़ी कौन होगा? निश्चित रूप से अपोला की ही होगा, जैद ने कहा। मुझे लगता है कि यह आर्सेनल नाम का समन करता होगा, देव ने बुदबुदाया क्योंकि उसे लगा कि अपोला की जितना संभव हो सके छिपना चाहता है। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैद ने पूछा। बस एक अंदेशा है, देव ने उत्तर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसा कि देव ने भविष्यवाणी की थी, फिलीपींस की राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी आर्सेनल नाम का समन करता है। ताइवान की राष्ट्रीय टीम की ओर से निशुई सबसे पहले लड़ाई में उतरेगा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अपोला की ही पहला एकल मैच संभालेगा। हो सकता है कि उनकी भविष्यवाणी गलत रही हो, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी किस्मत अच्छी है। ताइवान की राष्ट्रीय टीम को लगा कि यह मैच उनके नाम हो जाएगा क्योंकि उन्हें टीम मैच के लिए बस द्वीप युद्ध क्षेत्र हासिल करना था। दुबे नाम का खिलाड़ी टीम मैच में परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर रेन्यू पूरे क्षेत्र में बाढ़ ला दे तो वे जीत ही जाएंगे। दोनों खिलाड़ी अपने गेमिंग पॉड्स में प्रवेश करें। उद्घोषक ने कहा कि युद्ध के लिए स्टेडियम को चुना गया है क्योंकि आर्सेनल ने सिक्का उछालकर जीत हासिल की है। उन्होंने स्टेडियम का नक्शा इसलिए चुना क्योंकि वे उन जगहों से बचना चाहते थे जहां पर्यावरण या पानी के कारण उनकी मौत हो सकती थी। आर्सेनल ने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम मैच उनके खिलाफ तो नहीं रहा। जैसे ही दोनों स्टेडियम में प्रकट हुए, युद्ध के देवता अरेस ने एक बार फिर अपना भाषण दिया। स्टेडियम एक बार फिर दर्शकों से भर गया। निशुई को लगा कि आर्सेनल के खिलाफ मुकाबला आसान होगा क्योंकि उसने पिछले मुकाबलों में ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसने ज़्यादातर अपने सोलबाउंड्स का इस्तेमाल करके टीम का समर्थन किया, जो ज़्यादातर सपोर्ट के लिए नहीं थे। उसने सिर्फ 3 सोलबाउंड्स का इस्तेमाल किया, जो थे गिरगिट, एक बंदर जो झांझ बजाता है और एक हॉर्नबिल जो खाने वाली चीज़ों से गोले दाग सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैच से पहले क्या आप अपने स्थान पर आर्सेनल को भेजने के बारे में निश्चित हैं? दुबे ने अपोलाकी से पूछा। मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने सारे पत्ते निकाल दूं तो भी हम नहीं जीतेंगे। उस मरे हुए लड़के के पास एक ऐसा डोमेन कौशल है जो हमारी टीम में किसी के पास नहीं है। उनके खिलाफ टीम मैच जीतने का हमारा एकमात्र मौका इनके खिलाफ जीतना होगा, जो मैं कर सकता हूं। चिंता मत करो, आर्सेनल ने सही परिस्थितियों में एक सामान्य रैंक वाले खिलाड़ी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है। उसने अपने अधिकांश कौशल भी छिपाए रखे हैं, इसलिए उसके पास अभी भी आश्चर्य का तत्व है। आप आमने सामने के मुकाबलों में कमज़ोर होते हैं, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। अपोलाकी ने आत्मविश्वास से भरे भाव से आर्सेनल को विदा करते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, निशुई ने तुरंत उन दोनों के खिलाफ दूरी कम कर दी। अगर वह समनकर्ता को अपने सोलबाउंड बुलाने से रोक सके तो वह आसानी से जीत सकता है। उसकी छड़ी आर्सेनल के मुंह पर वार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्सेनल ने जवाब में पीछे हटकर हमला कर दिया। आर्सेनल ने कहा, उच्च आह्वान एस्पाडा। अचानक एक जादुई घेरा प्रकट हुआ जिस पर भेड़िया और तलवार का निशान था। उसमें से एक कवचधारी भेड़िया, जिसके मुंह पर तलवार थी, बाहर निकला और निशुई के आने वाले हमले को रोक दिया। हाय समन, पंगिल, आर्सेनल ने तब जवाब दिया जब उसे थोड़ी राहत मिली। एक जादुई घेरा अचानक प्रकट हुआ जिसमें एक सांप था जिसके सिर पर भेड़िए जैसी कुछ आकृतियां थीं। नुकीले दांत की लंबाई लगभग 20 मीटर थी और यह आसानी से प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकता था, लेकिन इसका मुख्य हमला वास्तव में अपने दुश्मनों पर जहर उगलना था। लाइकोडॉन नाजा एक दुर्लभ सर्प राक्षस है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें ड्रैगन के गुण होते हैं। इसकी नसों में ड्रैगन के रक्त की कम मात्रा के कारण इसे निम्न श्रेणी के ड्रैगन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इसकी सांसों का जहरीला प्रभाव भी होता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में अम्लीय जहर छोड़ सकता है। आत्माबद्ध पेंगिल इसी प्रकार का राक्षस है। निशुई जहरीली सांस के हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया और उसके बाएं कंधे पर चोट लग गई। उसने जो कवच पहना था वह सांस के हमले से पिघलता हुआ दिखाई दे रहा था। एस्पाडा तेज गति से उसकी गर्दन पर निशाना साध रहा था, इसलिए वह सांस भी नहीं ले सका।
उसने हमले को टाल दिया, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाय समन, गिंटो, आसनल ने कहा क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने का यह मौका नहीं छोड़ा। उसने निशुई के ऊपर एक विशाल सुनहरी परतदार गेंद फेंकी। निशुई समय पर बच नहीं सका और उस विशाल सुनहरी परतदार गेंद से बुरी तरह टकरा गया। इस बीच आसनल युद्ध के देवता का अनुग्रह प्राप्त कर रहा है। निशुई ने सोचा कि यह आसान मुकाबला होगा और उसे खुद पर इतना घमंडी होने पर गुस्सा आया। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए एक हुनर इस्तेमाल किया और उस विशाल सुनहरी शल्कदार गेंद को उछाल दिया जो उसे कुचल रही थी। गेंद के राक्षस के रास्ते से हट जाने के बाद निशुई को होश आया और वह गंभीर हो गया। ये सुनहरी गोल शल्कदार गेंद असल में एक गोल्डन पेंगोलिन है, एक ऐसा राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत डरपोक है, लेकिन उसकी रक्षा क्षमता अद्भुत है। आसनल के तीनों सबसे शक्तिशाली सोलबाउंड अब युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। ग्लेडियस लूपस नाम के एस्पाडा राक्षस जो बहुत तेज और तलवार चलाने में माहिर होते हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाए तो वे तलवारबाजी के ऐसे कौशल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो तलवारबाजों को भी टक्कर दे सकते हैं। लाइकोडॉन नाजा एक निम्न श्रेणी का अजगर है जो जहरीली सांसें उगल सकता है जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है। निशुई ने देखा कि पिछले मुकाबलों में उसके प्रतिद्वंदी ने अपनी ताकत साफ तौर पर छिपाई थी, बल्कि किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले और दूसरे मुकाबलों में उन्हें ज्यादा दिखाया ही नहीं गया था। कभी कभी अदृश्य रहने के भी अपने फायदे होते हैं। निशुई को अपने प्रतिद्वंदी पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए पानी की जरूरत थी क्योंकि उसने अपने पत्ते दिखाने शुरू कर दिए थे। अगर पानी नहीं है तो मैं उसे बुला लूंगा, बूंदाबांदी, निशुई ने कहा और अचानक अपनी छाती पीटने लगा। आसमान अचानक काला हो जाता है और पानी की बूंदें युद्धभूमि पर गिरने लगती हैं। बारिश के आगमन के साथ ही निशुई अपनी ताकत बढ़ाने लगता है। बारिश 30 मिनट तक चलती है, जिसका मतलब है कि वह बारिश के प्रभाव के साथ ही युद्ध समाप्त कर सकता है। निशुई जब भी पानी में या जलाशयों में भीगता है उसके आंकड़े बढ़ जाते हैं। वह पहले से 2 गुना तेज हो गया है और इसका फायदा उठाता है। निशुई बारिश के मौसम में एक भूत की तरह चलता था जो आसनल के लिए संघर्ष बन गया था। आसनल के सोलबाउंड पेंगिल ने निशुई पर अपनी जहरीली सांसें उगलने की कोशिश की, लेकिन निशुई इतनी तेज थी कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। गोल्डन पेंगोलिन गिंटो ने निशुई पर अपना शरीर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह भी आसानी से बच निकला। निशुई का पीछा करने वाला एकमात्र सोलबाउंड एस्पाडा था, लेकिन वह भी वाटर गॉब्लिन खिलाड़ी को नहीं मार सका। निशुई ने अपने स्टाफ आर्च से आसनल पर बमबारी की और समनकर्ता को लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आसनल ने ज्यादातर नुकसान गिंटो पर पहुंचा दिया। नुकसान के इस हस्तांतरण के कारण सुनहरे पेंगोलिन के मजबूत खोल पर दरारें देखी जा सकती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे लगता है कि यह मैच पहले ही तय हो चुका है क्योंकि निशुई वाले ने बारिश करवा दी। दर्शकों में से एक ने अपने साथ बैठे व्यक्ति से बुदबुदाया। आसनल नाम आपको परिचित क्यों लगता है? उसके सीट साथी ने पूछा। शायद उसके पास भी वही नाम वाला कोई है जिससे तुम पहले लड़ चुके हो। जिसने शुरू में बात की थी उसने आगे कहा। नहीं, अब मुझे याद आया। दरअसल चर्च ऑफ वॉर द्वारा शासित एक शहर में 50वें रैंक का एक समनकर्ता है। वह वही आदमी होगा, उसके साथ बैठे व्यक्ति ने कहा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई और ही होगा क्योंकि मैं उस 50वीं रैंक के व्यक्ति को भी जानता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत मायावी है। वह भी एक समनकर्ता है जिसने अपने आत्मबंधों का अनोखे ढंग से इस्तेमाल किया है। दर्शकों में बैठे व्यक्ति ने कहा। जो आदमी तलवारें बुलाता है उसकी रैंक 50 है। उस आदमी के पास असली राक्षसी आत्माएं हैं, उन्होंने एक साथ कहा, लेकिन अगले दृश्य ने उनके मुंह खुले के खुले रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही निशुई अपने प्रतिद्वंदी को युद्ध में खत्म करने के लिए आसनल के सिर पर वार करने वाला था, आसनल अचानक दृढ़ और शांत हो गया। निशुई को अचानक अपने प्रतिद्वंदी में आए अचानक बदलाव का एहसास हुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह अपने हमले को रोक नहीं पाया। समोनर आर्ट्स सीक्रेट स्वॉर्ड ग्लैडियस लूपस, आसनल ने कहा। आसनल, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, अचानक एक तलवार हाथ में ले ली। तलवार के आधार पर एक बख्तरबंद भेड़िए की आकृति बनी थी जिसके खुले मुंह से तलवार निकल रही थी। आसनल को गुप्त तलवार ग्लेडियस लूपस द्वारा प्रदत्त 50% क्षति वृद्धि प्राप्त हुई है। आसनल को गुप्त तलवार ग्लेडियस लूपस द्वारा प्रदान की गई 30% चपलता वृद्धि प्राप्त हुई है। आसनल ने अब निशुई की गति से बराबरी करते हुए अपने प्रतिद्वंदी पर वार किया। निशुई दर्द से चीखा क्योंकि उसकी छाती पर वार हुआ था। शुक्र है कि पानी में रहने पर उसकी उपचार क्षमता भी बेहतर हो गई है। समोनर आर्ट्स सीक्रेट स्वॉर्ड लाइकोडोन नाजा, आसनल ने कहा। अब आसनल के पास 2 तलवारें हैं और उसने निशुई पर निशाना साधा। उसने पहले भेड़िए वाली तलवार से वार किया, लेकिन निशुई की लाठी ने उसे रोक दिया।
फिर उसने दूसरी तलवार से जोरदार हमला किया और कामयाब रहा। आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को जहर दिया है। आपके प्रतिद्वंदी को हर मिनट 5% स्वास्थ्य की हानि होगी। ये प्रभाव स्थायी हो सकता है। निशुई की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसने जहर का प्रतिरोध नहीं किया। उसे अपने सामने मौजूद समनकर्ता को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह युद्ध हार जाए। जल दुर्घटना, टाइडल स्लैम, निशुई ने कहा, जब उसके चारों ओर के जल तत्व ने उसकी लाठी को सशक्त किया और आसनल पर टूट पड़ा। समोनर आर्ट्स, गुप्त तलवार गोल्डन पेंगोलिन, आसनल ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे कठोर शल्कों वाली एक सुनहरी तलवार ने निशुई की ओर से आने वाले हमले को रोक दिया हो।